One night, a group of adults was having a dinner party. There were 6 of them, and they had all just taken their seats when they heard an unexpected knock at the door. The woman hosting the dinner party opened the door to see who it could possibly be, but no one was there. Somebody must have realized they had the wrong address. She explained to her guests, but when they all turned their attention back to the table, there was a 7th plate set. Was that there before? One of the men asked. I must have set an extra plate by mistake, said the hostess. She took it back to the kitchen, but when she returned, another plate was there, this time with a glass next to it. The other guests had been talking amongst themselves and hadn't seen anything strange. But when they realized what had happened, they were shocked and didn't know what to do at this point. They figured the best strategy was to play along. So they filled the empty glass and plate so as not to upset their mysterious uninvited party guest. While you might not get your very own ghost to show up. They were Halloween and the party is going on. तमाम सुनने वालों को हमारा सलाम। स्पूकी हॉन्टेड टेल्स की एक नई एपिसोड में आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी तक जिसने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन टच करें, लाइक के बटन दबाएं और अपने साथ होने वाले अच्छे और सच्चे वाकयात हमको जल्द अज जल्द सेंड करें। हम उन्हें अपनी स्ट्रीम का हिस्सा जरूर बनाएंगे। आज सुनने वालों से एक छोटी सी कंप्लेंट है। कंप्लेंट ये है कि बहुत से लोग कहते हैं वी हैव लॉट ऑफ इंसिडेंट्स, वी हैव लॉट ऑफ स्टोरीज, वी वांट टू मुमताज साहब नरेट, और इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स कि हमारे साथ सच्चे वाकयात हैं, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं। शिकायत अपने सुनने वालों से सिर्फ ये है कि वो सेंड करने में कंजूसी कर रहे हैं। अब वो क्यों कंजूसी कर रहे हैं ये हमें नहीं पता। तो सब लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों के पास अच्छे वाकयात हैं, सच्ची कहानियां हैं, अच्छी कहानियां हैं, वो जरूर हमको सेंड करें और सेंड करने में कंजूसी ना करें, जल्दी से सेंड करें। और एक और बात, इसको आसान बनाने के लिए हमारा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस तो ऑलरेडी स्ट्रीम पे चल रहा होता है। मैंने आप लोगों के लिए अपना ईमेल एड्रेस भी इसमें शामिल करवा दिया है, alamumtaz255@gmail.com। वो आपको अभी स्ट्रीम पे चलता हुआ भी नजर आ जाएगा, alamumtaz255@gmail.com। ये मेरा ईमेल एड्रेस है। अगर कोई हमारे ऑफिशियल साइट पे नहीं भेजना चाहता है, मुझे ईमेल कर दे। एक व्हाट्सएप नंबर भी आमिर का चल रहा है, उस पर भेज दे। तो डोंट फील शाय टू सेंड। कमेंट बॉक्स में चलने से पहले हम अपने रहते हैं दोस्त आमिर चनूडी को पहले लंदन से। आमिर, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ताज साहब। अस्सलाम वालेकुम everyone, and I hope everyone is fine. And here we are again with another horror stream of Halloween with Mumtaz and Amir. Yeah, horror. So before we go to the comment section, Mumtaz साहब, I just really like to explain a little bit about Halloween. आज आपने टॉपिक ही हेलोवीन रखा है तो उसको जरूर एक्सप्लेन करें। एंड ऑफ द मंथ, अब आपको पता है हर तरफ यही होगा, कलर हो रहे होंगे, हर तरफ अपना पार्टियां चल रही होंगी। तो हेलोवीन के चक्कर में तुमने मुझको भी इंग्लिश बुलवा दी यार। मुमताज साहब, टू बी ऑनेस्ट बताऊं कि लैंग्वेज का तो कोई वो नहीं है, असल चीज तो एक्सप्रेशन होते हैं। और जो आपने बोला भाई, मुझे तो अपना कोई उसमें वो नहीं हुई, मुझे तो मजा आया। या वो कह सकते हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे तो मजा आया सुन के भाई। इट्स फॉर द चेंज। अच्छी बात है। आपको हमेशा फसी और बलीग जबान में जो है उर्दू में हम सुनते हैं, आज इंग्लिश में सुन लिया यार, क्या बात है यार,
जबरदस्त। तो अच्छा, मैं आपको जरा जो है इसकी अपना हेलोवीन की बस ये 1 मिनट की मैं वो बताता हूँ, फिर उसके बाद जो है फिर हम लोग कमेंट सेक्शन में चलते हैं। जरूर। अच्छा, ये हेलोवीन का मतलब है कि मुकद्दस शाम। पहले ये लफ्ज हेलो इवनिंग था, जो वक्त गुजरने के साथ साथ हेलोवीन हो गया। अच्छा, ये यूरोप और आयरलैंड से इसका स्टार्ट हुआ था और एक कल्ट ने इसको स्टार्ट किया था। हम्म, और 31 अक्टूबर को बेसिकली ये डार्क एयर के तौर पे इसका वो होता है, स्वागत या वेलकम करा जाता है। क्योंकि यूरोप के अंदर आपको पता है कि नाइट्स लंबी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, और हर तरफ बारिश और अपना ये बर्फबारी होती है, तो ये डार्क नाइट शुरू हो जाती है। तो इसी के तौर पे इसको स्टार्ट करा गया था। और जैको लेंटिन नाम का एक कल्ट लीडर था जिसने इसको स्टार्ट किया था। और इसकी बेसिकली जो इस चीज की जो वो है ओरिजिन है वो आयरलैंड है। उसके बाद जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने इसमें पोटेंशियल देखा, तो इसको जैसे क्रिसमस सांता को कोक ने इंट्रोड्यूस कराया और उसको एक क्रिसमस का सिंबल बना दिया, तो इसी तरह से जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या इंटरनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने इसको अपने बिजनेस की एक अपॉर्चुनिटी समझा और उसको इतना ज्यादा वो फरोग दिया कि आज बेसिकली ये एक तरह से त्योहार के तौर पे मनाया जाता है। तो ये इसकी छोटी सी वो थी, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी आगे जाके ऐड होंगी। तो इंशाल्लाह ताला ये कि हम लोग आगे अभी स्ट्रीम में बताएंगे। चले मुमताज साहब, आप चलें फिर हमें अपने फेवरेट कमेंट्स बॉक्स की तरफ लेके चलें। हाँ, कमेंट बॉक्स में बड़ा जबरदस्त है, और हम तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है सबका शुक्रिया अदा करके। और इसमें कुछ ऐसे मैंने थोड़ा सा उसको जो है ना कैटेगराइज कर लिया है, आप ये समझ लें। कुछ न्यू कमर है, न्यू कमर में एक है अनूबिया नफीस। अच्छा, तो अनूबिया नफीस ये कह रही है कि मैं रेगुलर आपकी स्ट्रीम सुनती हूँ, लेकिन कमेंट्स करने के मामले में पता नहीं क्यों शाय हूँ। तो अनूबिया, वाई यू फीलिंग शाय? कमेंट्स करें, कोई मसला नहीं, जो भी करना चाहें करें, अच्छे बुरे तारीफ करें, तनकीद करें, थम्स अप कर दें। थैंक यू वेरी मच अनूबिया। अब्दुल्ला सिद्दीक नए कमर आए हैं, वो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, थैंक यू वेरी मच। फातिमा आब्दी, थैंक यू वेरी मच। गोशी रजा, शुक्रिया रजा साहब। अहमद वकास साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जोसेफिन याकूब, थैंक यू वेरी मच। फराह अजीज, और ये फराज अजीज, फराज अजीज साहब कह रहे हैं मैं फर्स्ट मैसेज आप लोगों को कर रहा हूँ। तो फराज, आज आपने फर्स्ट मैसेज किया है, इंशाल्लाह आप करते रहिए, और बड़ी खुशी हुई आपको। इन्होंने भी बड़े अच्छे कमेंट्स दिए हैं। अरसलान अहमद अंसारी साहब, थैंक यू वेरी मच। तो ये आमिर, ये मतलब खुशी की बात ये है कि ये सारे न्यू कमर्स हैं, मतलब ये फर्स्ट टाइम हम इनको देख रहे हैं। अब अनूबिया जैसे कह रही है कि मैं सुनती जरूर हूँ लेकिन मैं कमेंट्स करने में शाय हूँ। तो मैं जो आपको लास्ट स्ट्रीम पे एक बात कर रहा था कि 1000 व्यूज होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि अब अनूबिया सुन रही है नहीं सुन रही है। तो आज उन्होंने कमेंट्स किया तो हमें पता चल गया ये भी हमारी लिसनर है। हाँ, सही है। आपको लास्ट मैंने कहा था ना ये एक बात कि जो हमें कमेंट्स करता है उसका हमें कंफर्म हो जाता है। अब ये कह रही है मैं बहुत रेगुलर सुन रही हूँ लेकिन मैंने कमेंट्स कभी नहीं किया, तो हमें कैसे पता चला? आज उन्होंने कमेंट्स किया तो पता चल गया कि हमारी लिसनर है। थैंक यू वेरी मच अगेन अनूबिया। अच्छा, शाहिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच। शाजिया खान, बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया खान आपका। डार्क नाइट तो आपको पता ही है, हमारे तो डीके इनका नाम हमने रखा डीके। हाँ, वो डीके कर दिया ना, तो वो मैंने कहा डार्क नाइट का मैं थैंक यू कह दूं भाई, बहुत वो हमें लाइव चैट पे भी होते हैं और कमेंट्स में भी। बहुत बहुत शुक्रिया डार्क नाइट। हलीमा सादिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जवेरिया सिद्दीक और आयशा आमिर, मैंने लगा आयशा आमिर है, पता नहीं भाई आमिर नाराज ना हो जाए इसलिए मैं आमिर नाम के नाम से फौरन कमेंट्स कर दूं। भाई आयशा आमिर को आपकी बहन हो सकती है, कोई भांजी हो सकती है, कोई ये मेरी बेगम है ये। अच्छा, आयशा आमिर आपकी बेगम है, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई भाभी साहिबा। और एक अंबर आमिर, मैंने इनका भी कहा भाई आमिर जिसके नाम पे लगा हो ना फौरन कर दो क्योंकि फिर बोलेगा आमिर बोलेगा यार आमिर नाम से आप करते नहीं। तो ये ऑन अ राइटर नोट, मतलब आयशा आमिर, अंबर नाइट, थैंक यू वेरी मच। और जिन लोगों के नाम नहीं ले सके उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए और अपने किस्से भेजते रहिए।
अच्छा, एक और चीज अपना मुमताज साहब, एक जो है हमारी जो लिसनर है सुबुई, उन्होंने मुझे हाँ व्हाट्सएप पे सलाम करा, अस्सलाम वालेकुम। मैंने उनको अच्छा जवाब दिया अच्छा वालेकुम सलाम, उसके बाद वो अच्छा शॉट। अच्छा अच्छा। सुबुही का मैं बता दूं, सुबुही हम्म का मैं नाम तो इसमें नहीं ले सका, लेकिन सुबुही तारिक, हम्म। उनका नाम है सुबुही तारिक। अच्छा जी, सही है। उन्होंने कमेंट्स किया बड़ा लंबा चौड़ा, वो कि भाई मैं जो ना, वो 2-3 मैसेज मैंने देखे उनके आए ना, हम्म वो मिनहाज के प्रोग्राम से उन्होंने जिक्र किया है कि मैं लेट नाइट हॉरर शो में आप लोगों को सुनती थी और वहां पर आपको मिस कर रही हूँ, और अब मैंने आपका ही चैनल देखा। और मैं सुबुही ने कहा कि मेरे पास बहुत सारे वाकयात हैं, वही जैसे मैंने अभी कहा ना तुमसे, हाँ बहुत से हाँ। लोग ऐसे मेरे पास बहुत, और मैं बहुत जल्द आपको मतलब सेंड करूंगी। तो भेज मैंने दें। उसका जवाब भी दे दिया कि थैंक यू वेरी मच, और वी आर वेटिंग फॉर योर इंसिडेंट और स्टोरीज, हाँ जो भी आप भेजना चाहें जल्दी भेज, इंतजार करें। तो हाँ। सुबह ही तारीख, थैंक यू वेरी मच, और हम आपका वेट कर रहे हैं, आप हमको जल्द से जल्द भेजें। मेरा भी मेल चल रहा है, व्हाट्सएप नंबर भी है आमिर का, हम्म, और हमारा ऑफिशियल एड्रेस में, जहां भी आप भेजना चाहें हम्म। भेज दें। आलम मुमताज फेसबुक, टू, आलम हाँ आलम मुमताज मुमताज 225 255 255, आलम मुमताज 255 @gmail.com। व्हाट्सएप नंबर जी 00447838400704। किसी हाँ पे भी जो आपको कन्वीनियंट लगे आप प्लीज भेजें, क्योंकि आपकी जो स्टोरीज होंगी वो बेसिकली हमारा कंटेंट होगा, तो हम उसको फिर आगे प्रेजेंट करेंगे। तो और हम मेरा लोग, ईमेल एड्रेस इतना आसान है, यानी कि मेरा आसान है। नाम हाँ है, समझ लो, हाँ मुमताज आलम, आलम मुमताज, सिर्फ हाँ। 255 याद रखना है, उर्दू में ही बता दूं, 25 साल 255 5 दफा हो गए। 255 255 है। 25 साल 5 दफा हो गए। तो वो आपको याद रहे, 255 हो, उसके बाद gmail.com तो होता ही है। gmail.com, तो हाँ gmail.com। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें आप लोग, अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ रखे। अच्छा हाँ जी। आमिर, बस अब आगे चलते हैं, और आगे जो है हम अपने ये जो हमारे गेस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो लेके आए अ- बिल्कुल। अनस प्लीज जरा आप जो है उनको एंटर करें इस स्ट्रीम के अंदर। अस्सलाम वालेकुम एफएमआर, आपको आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम आमिर, कैसे हैं आप? ठीक हैं मुमताज अल्हम्दुलिल्लाह। साद साहब, वालेकुम अनस सलाम, सब वालेकुम ठीक है? सलाम। ठीक ठाक हैं आप? जी बिल्कुल। आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं आप, हैलोवीन के बारे में। और जब भी हम इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते हैं वो आपके बगैर नहीं लाते भाई। हाँ, ये अच्छी बात है। आपको, आप हमारे जो है ना वो चीफ गेस्ट हैं, नहीं और नहीं, थैंक यू, ये हमारे आपकी लिसनर मोहब्बत है। की बहुत बड़ी तादाद है जो फैन आपकी, और वो हमें कमेंट बॉक्स में कहती भी रहती है कि आप, आमिर भी पढ़ता रहता होगा, हाँ, कि जहां 2 हफ्ते गुजरते हैं एफएमआर साहब को लेके आए, एफएमआर साहब को लेके आए। मैंने अच्छा भाई लाते हैं, लाते हैं। अब एफएमआर साहब वीआईपी हैं तो उनके लिए टाइम लेना पड़ता है। मगर एफएमआर नहीं आप खुद नहीं, बता दें कि आप कितने बिजी हैं और आपको पकड़ना कितना मुश्किल होता है, अपने मुंह से बता दें। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अनफॉर्चुनेटली अपनी लाइफ में इस तरह से बिजी हूँ कि मेरा स्केड्यूल जो है वो 10 से 11 घंटे का होता है डेली, कम्यूट हटा के। और जब कम्यूट नहीं हो तो 10 घंटे होते हैं। तो मुश्किल तो है, लेकिन चूंकि हम सबका म्यूचुअल इंटरेस्ट, ज़ाहिर है हम इस प्लेटफॉर्म पे जमा इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारा एक म्यूचुअल इंटरेस्ट है हॉरर से रिलेटेड और कंटेंट क्रिएट करने का, तो जाहिर है अपॉर्चुनिटी निकालते रहते हैं। और जो लोग पूछते रहते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उनसे जी ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये चैनल देखते रहें, कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी ये चैनल के बारे में बताएं, शेयर करें, ताकि हम आपको और भी अच्छा कंटेंट ला के देते रहें, जिस तरह कि आज एक हम आपके लिए लाए हैं इंशाल्लाह। डेफिनेशन एफएमआर मैंने बता दी है, जो कि बड़ी मैंने ब्रीफ बताई थी हेलोवीन के ऊपर। तो मैंने कहा कि जब ये अब चूंकि हमारा एक सेगमेंट्स होते हैं, हम सेगमेंट वाइज चलते हैं, तो ये कि अब आप आ गए, द स्टेज इज योर्स। तो आप जी स्टार्ट करें, आपने जहां से स्टार्ट करना है। मैंने तो उसकी इंट्रोडक्शन दे दी है कि आइलैंड से स्टार्ट हुआ था, कल्ट स्टार्ट करने वाले का ये नाम था, इस तरह से हुआ था। अब आप जो है उसके अंदर डिग इन जितना करना चाहें, हम आपको जो है बीच में, मैं और मुमताज साहब, हम आप पे अटैक करते रहेंगे, पकड़ते रहेंगे हम आपको। सही है, क्वेश्चन करते रहिएगा हाँ, बिल्कुल। क्वेश्चन करते रहेंगे। हाँ हाँ नहीं, लेकिन आपका इंट्रोडक्शन अच्छा था। मैं सिर्फ ऑडियंस को आपकी यही बताऊं कि इंट्रोडक्शन आई थिंक जितना ब्रीफ हो तो बेहतर है, बिकॉज ज़ाहिर है ये एक ऐसी हिस्ट्री है जो कि ओवर द टर्न ऑफ सेंचुरीज चलती आ रही है। और हेलोवीन का नाम जो है विद द टर्न ऑफ 2 सेंचुरीज जाके हेलोवीन बना है, जबकि उससे पहले जो पेगन या मिडीवल टाइम्स थे उसमें हेलोवीन नाम किसी को नहीं पता था।
और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो आई थिंक 17th सेंचुरी से ही रिचुअल्स ऐसे थे मिडीवल टाइम में कि जहाँ पे बहुत सारे पेगन कल्चर्स में 31st of October, एंड ऑफ अक्टूबर बेसिकली मार्क होता था एज द ईयर एंड। Yeah. साल का एंड उनके लिए वो होता था बजाय के 31st December। हम्म। और उसकी वजह होती थी क्योंकि उस टाइम एग्रीकल्चरल जो बूम था वो बहुत था, क्रॉप्स उगाई जाती थी, खेत होते थे, बागात होते थे, उनमें फसलें होती थी। तो अक्टूबर मेजॉरिटी जो यूरोप में कंट्रीज थी उसके लिए वो आखिरी महीना था कि जिसमें फसल की कटाई हो जाती थी, और उस कटाई के बाद उनके पास सर्दियां गुजारने या सर्दियां खत्म होने तक कुछ भी करने को नहीं होता था। तो उनके लिए वो साल का आखिर होता था क्योंकि वहां तक वो काम कर सकते थे, और उसके बाद जो है वो उनका साल खत्म, तो वो फिर सर्दियां अपना अनाज जो उन्होंने स्टोर किया था वो खा के बेच के तो वो गुजारते थे। और सर्दियां तो यूरोप में वैसे भी बहुत हार्श होती हैं, तो वो ऐसा सेलिब्रेटरी किस्म का महीना तो होते ही नहीं थे सर्दियों के कि उस पर कुछ सेलिब्रेट किया जाए। ये तो अब टेक्नोलॉजी के एडवेंट के साथ जो है ना जिद्दत के साथ हम जो है वो अंटार्कटिका में भी जाके जो है वो वेकेशन एंजॉय कर सकते हैं, जबकि पहले ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सिवियर कोल्ड को सरवाइव करना बहुत बड़ी बात होती थी। तो इस वजह से जो पेगन कल्चर्स थे वहाँ पे, जो पेगन ट्राइब्स थे, उसके फॉलोअर्स थे, उनके लिए 31st October एंड ऑफ द ईयर था। और उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो बेसिकली सेलिब्रेट करते करते वो अपनी हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करते हुए, या जो उन्होंने उगाया होता था वो अपने जो डेड होते थे, जिनकी डेथ हो गई है, जो उनके प्यारे हैं, उनको भी याद किया करते थे, और उनके लिए भी कुछ रिचुअल्स करते थे, कुछ प्रेयर्स वगैरह करते थे। तो उस कल्चर को अडेप्ट करते करते जब ये पॉपुलर हुआ ना, तो एक ये कल्चर आपको पता है कि जब अडेप्ट किया जाता है हमारे हिंदू पाक में भी, जब अडेप्ट किया बरे सगीर में कल्चर, जब इस्लाम आया तो वो उसने भी अपना एक कल्चरल इस्लामिक इन्फ्लुएंस किया। कुछ जो यहाँ पे रहने वाले थे हिंद के, उनका कल्चर भी कुछ उसने अडॉप्ट किया, कुछ अपना उनको कल्चर दिया। तो ये कल्चर तो अडेप्ट होता रहता है। तो जब ये पेगन्स सेलिब्रेशन करते थे ना, तो सेलिब्रेशन में बेसिकली उनके समावेन या सावेन जिसको हम अब प्रोनाउंस करते हैं, वो उनका एक गॉड था जिसको वो सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि उनके मुताबिक उनकी सेलिब्रेशन यानी वो मानते तो पूछते तो बहुत सारे खुदाओं को थे, जिसमें सूरज भी था, लेकिन साविन या समाहिन जो था वो बेसिकली एक ऐसा गॉड था उनका, जो कि उस महीने में खास तौर पे जो है ना सेलिब्रेट किया जाता था। और इनका पेगन्स का ये बिलीफ था कि इस महीने में उसको सेलिब्रेट करने के दो फायदे उनको होते थे। एक तो ये कि उनकी जो क्रॉप होती थी जो उन्होंने बचा के रखी हुई विंटर के लिए, वो सेफ रहती थी, और उनकी ज़मीन जो है वो सेफ रहती थी किसी नुकसान से, ताकि वो सर्दियाँ खत्म होने के बाद उस पर मज़ीद जो है वो बुवाई कर सकें, मज़ीद फसल उगा सकें। दूसरा ये कि वो चूंकि अपने डेड जो लोग हैं जो मर चुके होते थे उनको भी याद करते थे, उनके लिए भी दुआएं करते थे, रिचुअल्स करते थे। तो समाइन से वो ख़ास तौर पे ये दुआ करते थे कि जी हमें, हमारे घर वालों को जो जिंदा रह गए हैं उनको उन मुर्दा लोगों से या उन बदरूओं से बचा के रखें जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। और इनका मानना था कि अगर आपने उन साल के जो चंद महीने हैं जिनमें ये फसल उगती है और फिर कटती है और फिर स्टोर होती है, उस दौरान अगर आपने किसी के साथ बहुत बुरा किया है तो अगर वो मर गया तो उसकी बदरू आके आपको जो है इसी महीने में जो है वो हॉन्ट करेगी और नुकसान पहुंचाएगी। तो उससे रिचुअल्स करते थे। तो ये एक ट्रेडिशन था जो कि स्टार्ट हुआ पेगन से। अगर इसकी प्रॉपर हिस्ट्री में जाए तो आई थिंक जो ट्रेस बैक होती है वो तो 17th सेंचुरी से रिचुअल है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो 1843 ऑनवर्ड्स एडी में, कि जहाँ पे क्रिश्चियनिटी ने यूरोप में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पड़ाव डालना शुरू किया। और क्रिश्चियनिटी की ये जो क्रिश्चियन क्रूसेडर्स हैं उनकी एक हिस्ट्री थी कि वो हमेशा जहाँ भी जाते थे तो वहाँ पे वो क्रिश्चियनिटी को इन्फोर्स करते थे और क्रिश्चियन ट्रेडिशंस को और प्रेयर्स को और क्रिश्चियन चर्च को जो है वो प्रमोट करते थे। तो जब वो इन इलाकों में आए, उन्होंने टेक ओवर किया, तो उन्होंने देखा कि यार ये पेगन्स तो 31 अक्टूबर को एंड ऑफ द ईयर मनाते हैं, ये क्रिश्चियनिटी को मानते नहीं, ये जीसस क्राइस्ट को मानते नहीं,
तो अब हम इसको किस किस तरह इनको कन्वर्ट करें? कुछ को तो उन्होंने फोर्सफुली किया, कुछ जो बड़े ट्राइब्स थे, बड़े लोग थे पेगन्स में, बड़े इन्फ्लुएंशियल और पैसे वाले थे, उनको तो ये कन्वर्ट नहीं कर सकते थे फोर्सफुली। तो उनको फिर उन्होंने कन्वर्ट करने के लिए इनकी हमेशा से स्ट्रैटेजी थी कि जी ठीक है, हम एक पार्ट पे जो है वो इनके कल्चर्स को अडेप्ट करके तो उनको मोल्ड करें। तो उस मोल्ड करने के चक्कर में अच्छा, तो क्रिश्चियनिटी ने फिर जाहिर है बहुत सारे पेगन रिचुअल्स को अडेप्ट किया। उसमें से एक लमोरिया भी था, और लमोरिया जो था बेसिकली वो सेलिब्रेशन ऑफ द डेड था जो कि पेगन्स करते थे, और उसमें बहुत सारे रिचुअल्स भी थे। सो क्रिश्चियंस ने बेसिकली, जब ज़ाहिर उनका एक मिशन था कि वो पेगन्स को कन्वर्ट करना है क्रिश्चियनिटी में एज मच एज पॉसिबल, तो उन्होंने फिर उनकी एक और सेलिब्रेशन थी जो कि 13th ऑफ मई को पड़ती थी, जो अगेन सेलिब्रेशन ऑफ द डेड थी, जिसको लमोरिया कहा जाता है। अब लमोरिया को उन्होंने चूंकि ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने कहा कि यार ये जो सेलिब्रेशन है ना पेगन्स का, ये तो खास तौर पे एक ऐसी सोल्स के लिए है जो कि अनहोली हैं, क्योंकि क्रिश्चियंस के अगेंस्ट बिलीफ में तो जो भी क्रिश्चियन नहीं है उसकी लिविंग और डेड सोल वो अनहोली है, और खास तौर पे जब वो डेड है तो उनके मुताबिक वो तो हेवन में गई नहीं, वो एक पर्गटोरी, एक उनका बिलीफ था कि पर्गटोरी एक स्पेस है कि जिसमें वो ना हेवन में है ना हेल में है, बट स्टक इन बिटवीन है, सो पर्गटोरी है बेसिकली। तो वो बिलीव करते थे कि वो स्टेज में है क्योंकि वो अनहोली है। तो उन्होंने कहा कि यार जो क्रिश्चियन प्योरिटन्स थे 17th सेंचुरी ऑनवर्ड, जब क्रिश्चियन क्रूसेडर्स जो हैं वो यूरोप और इवन मिडिल ईस्ट तक जो है वो क्रूसेड्स कर रहे थे, तो वो जो मोरल अथॉरिटी रखते थे ना, जो मोरल पुलिसिंग करते थे या मोरल स्ट्रक्चरिंग करते थे सोसाइटी की, वो अपने आप को प्योरिटन्स कहते थे। तो उन क्रिश्चियन प्योरिटन्स ने, और वो बड़े बड़े मतलब अच्छे ओहदों पे होते थे, पैसे वाले लैंडलॉर्ड्स होते थे, और मतलब बहुत नॉलेजेबल उनमें कुछ होते थे। तो उन्होंने कहा कि यार इस सेलिब्रेशन को पहले टारगेट करें, तो उन्होंने कहा कि यार फाइन, यू सेलिब्रेट योर अनहोली सोल्स, हम अपनी होली सोल्स को सेलिब्रेट करेंगे, हमारे जो क्रिश्चियन डेड हैं हम उनको सेलिब्रेट करेंगे। तो उन्होंने इस 13th ऑफ मई को जो है लमोरिया को अडेप्ट कर लिया। अच्छा, इसको करने के बाद इवेंचुअली क्या हुआ कि उन्होंने इसको सक्सेसफुली जब अडेप्ट किया ना, तो इसको सेलिब्रेट कर करके इसकी डेट्स को मूव कर दिया आगे 13th ऑफ नवंबर तक, ठीक है ना, सॉरी 13th ऑफ मई से नवंबर 1 तक कर दिया, 1 ऑफ नवंबर को। अब चूंकि पेगन्स के लिए 31 जो है वो ईयर ऑफ एंड था, तो जब उन्होंने 1 ऑफ नवंबर को किया तो उन्होंने इसको लमोरिया से नेम चेंज करके ऑल सेंट्स डे कर दिया, ठीक है। अब वो ऑल सेंट्स डे जब हो गया तो जाहिर है वो एक उनकी जो पेगन बिलीफ थी या जो उनकी आइडेंटिटी थी इस रिचुअल की, वो डिस्ट्रॉय हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उनको जो है वो ऑल सेंट्स डे कहना शुरू कर दिया, तो उन्होंने उसको 1 ऑफ नवंबर को कर दिया। अब चूंकि इनका जो ईयर एंड 31 अक्टूबर था और 1 ऑफ नवंबर को ऑल सेंट्स डे था, जिसको हेलोस डे भी कहा जाता था, मतलब सोल से रिलेटेड, हेलोस और सोल से रिलेटेड, तो हेलोस डे कहा जाता था। तो इन्होंने क्या किया कि 1 ऑफ नवंबर को किया, तो इवेंचुअली फिर वो अगेन सेलिब्रेशन होते होते 13 मई से 1 नवंबर पे गई। 1 नवंबर पे जब गई तो उसके बाद हेलोस ऑल सेंट्स डे से वो चेंज हो गया हेलोस डे। हेलोस डे जब चेंज हुआ तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लमोरिया भूलना शुरू हो गया, और एक टाइम ऐसा आया कि जो 31 ऑफ अक्टूबर था उसको कहा जाता था ऑल सेंट्स डे या हेलोस डे, जिसको बाद में टर्न ऑफ द 18th सेंचुरी हेलोवीन ईव कहा गया, हेलो ईव कहा गया बेसिकली, हेलोस डे से हेलोस ईव, क्योंकि जाहिर है वो इवनिंग में पड़ रहा है 1 ऑफ नवंबर की 31 को इवनिंग में, तो उसको हेलोस ईव कहा गया, और आहिस्ता आहिस्ता जो टर्न ऑफ 19th सेंचुरी तो उसको हेलो इवनिंग यानी हेलोवीन कर दिया गया। तो ये तो बेसिकली कन्वर्जन था नेम इनटू हेलोवीन। अब हेलोवीन में होता क्या था, क्योंकि ये पेगन्स थे, ये उस डे को सेलिब्रेट करते थे, रिचुअल्स करते थे, तो जाहिर है इसमें बहुत सारी मिस्चिव्स भी होती थी। मिडीवल टाइम में जो है वो लोग बच्चे होते थे, लोग होते थे, वो क्या करते थे, चूंकि लमोरिया तो बहरहाल उसका कॉन्सेप्ट तो लिविंग था ना, अब वो नाम चेंज हो गया तो वो एक अलग बात है, कॉन्सेप्ट ये था कि अपने डेड के लिए प्रे करना। तो क्रिश्चियंस ने इसको इन्फ्लुएंस इस तरह किया कि क्रिश्चियंस ने कहा कि ठीक है, आप अपने डेड को सेलिब्रेट करें, हम अपने अनहोली डेड को करें, हम अपने होली डेड को करते हैं,
लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी अनहोली सोल जो है वो पर्गेटोरी जो एक स्पेस है उसमें से निकल के हेवन में जाए, तो बेसिकली यू वुड आस्क द क्रिश्चियंस टू प्रे फॉर यू। तो उन्होंने फिर एक रिचुअल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप किया जिसमें बेसिकली मिडीवल बिलीफ के मुताबिक कि लोग जो हैं वो चिल्ड्रन, बूढ़े, यंग लोग, वो उस दिन पे ख़ास तौर पे जो पैसे वाले लोग थे या इन्फ्लुएंशियल लोग थे उनकी डेड के लिए बाकायदा दुआएं करते थे। तो जब वो दुआएं उनके लिए करते तो जाहिर है फिर उसके रिस्पॉन्स में या तो कभी कभी उनको पैसे मिल जाते थे, कभी उन गरीबों को फूड मिल जाता था, कभी उनको एक डिजर्ट टाइप की केक मिल जाता जिसपे रेजन्स होते थे, ठीक है ना, उसको सोल केक कहा जाता था। तो वो जब भी वो गरीब बच्चे, बूढ़े, यंग, जब वो दुआएं मांगने इन लोगों के घरों पे जाते थे और उनकी डेड के लिए वो दुआएं मांगते थे, तो क्रिश्चियंस ने तो उनको कन्वर्ट किया हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि जी ठीक है, अगर आप जितनी ज्यादा दुआएं मांगेंगे आपके डेड जो है वो अनहोली से होली स्टेट में जाएंगे और वो हेवन में चले जाएंगे। तो अब वो चूंकि खुद तो इतनी दुआएं नहीं मांग सकते, तो वो लोगों को बुलाते थे, फिर उन लोगों को ये सोल केक्स देते थे जिनमें रेजन्स होते थे और ये केक होता था बेसिकली बेक्ड केक होता था एक बिस्किट की तरह। तो वहां से ये एक फिर ट्रेडिशन बना जो कि हम आज जिसको जानते हैं ना ट्रीट के नाम पे, हैलोवीन की ट्रीट। तो ये ट्रीट वहां से शुरू हुई, फिर कुछ लोगों को खाना मिल जाता था, कुछ को पैसे मिल जाते थे, बट मेजोरिटी को ये ट्रीट मिलती थी। अब टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी क्या हुआ कि ये सारे लोग चूंकि यूरोप में थे, जब 19th सेंचुरी के टर्न में जब इन लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो बहुत सारे आयरिश लोग जो इस ट्रेडिशन को फॉलो करते थे वो जब अमेरिका में माइग्रेट करके आए, तो क्रिश्चियन प्योरिटन्स जो यूरोप के थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये ट्रेडिशन वो अपने साथ ना लेके जाएं, इस ट्रेडिशन को किल करके ऑल सेंट्स डे को कंप्लीटली मनाया जाए, हेलोस डे को। लेकिन चूंकि वो कामयाब नहीं हुए इतना ज्यादा, और कुछ लोग जो माइग्रेट कर गए क्रॉस द अटलांटिक और वो चले गए यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वो अपने साथ ये ट्रेडिशन को वहां भी ले गए। और 19th सेंचुरी का टर्न जो था अमेरिका में, वो कल्चर, इकोनॉमी और आर्ट्स और म्यूजिक, हर चीज के लिए एक बहुत बड़ा एडेप्टिव टर्न ऑफ सेंचुरी था कि जहाँ पे दुनिया जहाँ के इन्फ्लुएंसेस जो है वो अमेरिका अडेप्ट कर रहा था और वो ग्रो कर रहा था कल्चरली, हर तरह से, हिस्टोरिकली, इकोनॉमिकली भी कर रहा था। तो ये लोग जब आए तो इन्होंने फिर वहां पे, चूंकि इनके पास एम्प्लॉयमेंट बहुत लो होती थी, तो इन्होंने फिर वही रिचुअल बनाने शुरू किए और वो रिचुअल फिर टर्न हो गए जाहिर है इनटू मिसचिफ। क्योंकि अब लोग क्या करते थे कि लोग लोगों के पास अमेरिका में जाते थे और जिन लोगों को इस रिचुअल का नहीं पता था वो उनको धक्के दे के, गालियां दे के, धुतकार के भगा देते थे। तो फिर उनको पनिश करने के लिए वो एग्स, अंडे, जो भी उनको चीजें मिलती थी वो उनकी बिल्डिंग्स पे फेंकते थे, दरवाजों पे फेंकते थे, उनको नुकसान पहुंचाते थे। तो ये सेवेरिटी इतनी शदीद हो गई कि यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट को जो है इंटरवीन करना पड़ा और उनको जो है एक मॉरल अथॉरिटी बनानी पड़ी, एक चेक एंड बैलेंस बनाना पड़ा लॉ के थ्रू। और जब तक ये नहीं बना तो लोग जहाँ पे ये पेगन कल्चर जो कि क्रिश्चियनिटी ने अडेप्ट किया हेलोस ईव के नाम से, और ये यहाँ पे अडेप्ट हो गया, यूएसए में आ गया, तो उसको बचाते बचाते, खत्म करते करते उन्होंने अडेप्ट किया और फिर एक दो साइड्स उसकी निकल आई कि ठीक है, अगर आप हमारे अगर ये पेगन कल्चर मनाने वाले लोग, हमारे हेलोस ईव मनाने वाले हमारे पास आते हैं दरवाजों पे 31 अक्टूबर के अराउंड, और अगर हम इनको कुछ नहीं देंगे तो ये हमें पत्थर मारेंगे, हमारा नुकसान करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हमसे ये चीजें ले लो। कभी उनको फूड दे दिया, कभी उनको कोई और चीज दे दी। तो मोस्टली फूड दिया जाता था क्योंकि वो आसान कमोडिटी थी, पैसा देना तो बहुत बड़ी, करेंसी एक्सचेंज तो बहुत बड़ी बात होती थी टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी में। तो इस तरह से फिर वो एक टर्म कॉइन हुई, ट्रिक और ट्रीट, कि अगर आप ट्रिक चूज करोगे तो हम आपको ट्रिक करेंगे, हम आपको धोखा देंगे, हम आपको मारेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, पत्थर मारेंगे, और ट्रीट करोगे तो आप हमें ट्रीट दो, हम आपके लिए दुआएं करेंगे। तो इस तरह से फिर वो ट्रिक एंड ट्रीट हुआ। और फिर टर्न ऑफ द सेंचुरी, जो कि पता है आपको, मिडीवल टाइम्स में विचेस जो है बहुत पॉपुलर थी और विच बर्निंग की बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए। तो जाहिर है विच का एक इमेज था, और चूंकि विचेस जो हैं वो शन कर दी जाती थी सोसाइटी से, तो वो जहाँ पे रहती थी तो उनके जितने भी यूटेंसिल्स होते थे ना यूज के, फ्रॉम किचन स्पून से लेके जो उनका ब्रूम होता है जिससे सफाई की जाती है, उस तक को जो है ना वो शक की निगाह से देते थे कि शायद ये जादू की कोई जो है ना यूटेंसिल है। तो फिर वो विचेस ब्रूम, और फिर जिस तरह की वो हैट पहनती थी,
क्योंकि वो मेन सोसाइटी में तो थी नहीं, तो वो जो मुहज़्ज़ब माशरे के लोग थे, जो पैसे वाले थे, जो प्योरिटन्स थे, उनकी तरह हैट्स तो वो पहन नहीं सकते थे, उनको अलाउ नहीं था, तो उन्होंने अपनी एक अडेप्ट कर ली, जिसको ओवर द टाइम फिर उन्होंने एक विचेस हैट में कन्वर्ट कर दिया और लॉन्ग कर दिया, जबकि वो इतनी लॉन्ग कभी होती नहीं थी। तो ये जितनी भी सिंबलिज्म आप देखते हैं ना, फिर उसमें वो लैंटर्न्स आ गए। जैको लैंटर्न एक बंदा था जो कि बहुत मिस्चीवियस था, जिसने 18th सेंचुरी में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को उड़ाने की कोशिश की थी, तो उसको फिर हैंग कर दिया गया था। जिसके नाम पे आमिर, चूंकि आप यूके में, आपको तो पता होगा, बॉनफायर नाइट मनाई जाती है, ठीक है ना, अक्टूबर में, मतलब क्लोज टू अराउंड नवंबर के टाइम में बॉनफायर नाइट मनाई जाती है, या जैको लैंटर्न के नाम से उसे याद किया जाता है मिसचिफ के तौर पे। तो वो चूंकि आयरिश लोग मनाते थे और वही लोग यहाँ पे आए थे माइग्रेट करके यूनाइटेड स्टेट्स में, तो उन्होंने फिर अडेप्ट किया इस चीज को। फिर यूएसए में उसकी याद में वो टर्निप्स जो होते हैं ना, आपके टर्निप जो वेजिटेबल होता है, उसको हॉलो करके ना उसके अंदर वो कैंडल्स जलाते थे एज अ सिंबल। और जबकि वो, जब वो यूके में थे, यूनाइटेड किंगडम में थे, यूरोप में थे, तो वो बेसिकली जो है वो एक पॉटरी होती थी, उसके अंदर जलाते थे दिया। तो वो चूंकि अमेरिका में था नहीं, तो उन्होंने टर्निप्स को इम्प्रोवाइज किया। फिर अमेरिकन ने जब अडेप्ट किया तो उन्होंने फिर उसको पंपकिन में अडेप्ट कर लिया, क्योंकि पंपकिन वाज अ बेटर थिंग टू यूज, इजी कार्व अवेलेबल करना था। आसान था। हाँ, तो ये सारे सिंबलिज्म जो है हैलोवीन के, ये इस तरह अमेरिका में ट्रांसफॉर्म होके इनटू ए ट्रेडिशन, इनटू ए सेलिब्रेशन बन गया, इनटू अ फेस्टिवल बन गया। अब आप ये देखें कि हैलोवीन जो है ना, वो $9 बिलियन प्लस की इंडस्ट्री है नॉर्थ अमेरिका में, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में। इट्स ड्रिवन बाय कंज्यूमरिज्म, इट्स ड्रिवन बाय डिमांड, इट्स ड्रिवन बाय द नीड फॉर पीपल टू सेल थिंग्स। ये वो कंज्यूमर ड्रिवन फेस्टिवल है कि जो बिलियंस की सेल्स करता है, जिसमें कुछ नहीं तो 4 बिलियन के करीब तो सिर्फ प्रोडक्ट्स हैं, 2 बिलियन कंजर्वेटिव, मैं एस्टिमेट्स बता रहा हूँ कि 2 बिलियन के करीब तो सिर्फ ड्रेसेस और कॉस्ट्यूम्स पे है, और जो रिमाइंडर है वो फूड एंड अदर डेकोरेशंस रिलेटेड है। 2 बिलियन प्लस की तो सिर्फ डेकोरेशन की इंडस्ट्री है। अगर कोई अमेरिका में रहा हो तो जो बेसिकली वहाँ पे पार्टी स्टोर्स हैं, अब पार्टी स्टोर इज अ वेरी फेमस चेन ऑफ स्टोर्स जो कि बलून्स, कॉस्ट्यूम्स, पार्टी वेयर और पार्टी एक्सेसरीज सेल करता है। मैं जब भी जाता था, मैं देखता था हैलोवीन पे वहाँ पे मैसिव सेल्स होती थी, मैसिव, बड़े बड़े बलून्स, कॉस्ट्यूम्स, हैट्स, कार्विंग पंपकिन से लेके क्या क्या चीज वहाँ पे पड़ी होती थी और सब बिक जाती थी। तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है मॉडर्न डे की, 20th सेंचुरी की, 21st सेंचुरी टर्न करें तो बेसिकली इट्स बिकम ट्वाइस दैट। और हैलोवीन को मिडीवल टाइम से बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता था, पेगनिज्म से लेके क्रिश्चियनिटी तक, और फिर इसका एडवेंट इनटू यूएसए, इनटू अ हॉलिडे व्हिच इज नाउ कॉल्ड हैलोवीन, जो कि हेलो ईव को शॉर्ट करके हैलोवीन बनाया है। तो इसमें बहुत सारे रिचुअल्स भी परफॉर्म किए जाते थे। इसमें एफएमआर एक और चीज भी है ना, अब आप देखें कि इस एक फेस्टिवल को जब आप कनेक्ट करते हैं तो ये कितने सारी चीजों को जाके कनेक्ट होता है। अब आप देखें कि सुपरमार्केट्स, कितनी बड़ी बड़ी चेन जो है पूरी दुनिया की, वो जो है अपने स्टोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा इनको दे देती हैं। अब जैसे फर्ज करें कि मेरा रिटेल से ताल्लुक है, मैं जिस रिटेल कंपनी में काम करता हूँ उसके 2000 स्टोर्स हैं। 2000 स्टोर्स का मतलब है कि एक 10 इंच की जगह अगर आप किसी कंपनी को दे रहे हैं तो उसका मिलियन का बिजनेस है साल का, सिर्फ उस Exactly. 10 इंच की जगह का। अब उस 10 इंच की जगह को आप मिलियन का बिजनेस दे रहे हैं, तो इनके लिए तो पूरे पूरे आइल बना दिए जाते हैं। तो ये कितना बड़ा बिजनेस करते होंगे। और फिर उसके बाद आप देखें कि पार्टीज होती हैं, डांस पार्टीज वगैरह, इस तरह की पार्टीज, अल्कोहल का बिजनेस कितना होता है फिर इसमें। फिर इसके अंदर जो चॉकलेट के ऊपर जो सारे रैपर्स चेंज हो जाते हैं, हैलोवीन के आ जाते हैं। अभी आजकल जितनी भी ये किट कैट, कैडबरीज और ये टॉबलेरॉन, जितनी भी ये बड़ी बड़ी जो चॉकलेट्स हैं, मैं आजकल देख रहा हूँ इन सब के ऊपर हैलोवीन के स्टिकर्स आ गए। तो सब इसका नाम लेके जो है बिजनेस कर रहे हैं। और मैं तो आप तो ये 9 बिलियन का बता रहे हैं, मैं मेरे हिसाब से वर्ल्ड वाइड जो है 50-60 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस होगा इसका। बिल्कुल, 9 बिलियन तो एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है जो कि मार्केटिंग जो रिसर्च कंपनीज हैं वो बताती हैं। इन दिस डे एंड एज आफ्टर कोविड 9 बिलियन की इंडस्ट्री रखना बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका, पूरी दुनिया की तो बात ही नहीं हो रही, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, कनाडा। अब यूएसए में आपको बता रहा हूँ ना, पार्टी स्टोर जो हैं बेसिकली, जो कि एक बहुत फेमस चेन है, वो तो कन्वर्ट हो जाता है पूरा हैलोवीन स्टोर में, और देयर इज नथिंग दैट कैन नॉट बी सोल्ड।
मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बच्चों की जो पेंसिल किट्स होती है ना ड्राइंग के लिए, आर्ट्स की, उन तक पे स्टिकर्स लग जाते हैं हैलोवीन के, और उस पे जो है ना बेसिकली एड ऑन स्टिकर्स होते हैं, और बेसिकली पेपर कार्विंग्स होती हैं जो कि अब बच्चे पेंसिल के टॉप कवर के तौर पे यूज कर सकते हैं, जो सब हैलोवीन थीम की होती हैं। सो दे सेल एवरीथिंग थ्रू हैलोवीन। और अब तो हमारे लिए मॉडर्न डे में तो हैलोवीन एक सेलिब्रेशन बन गई है ना, बिल्कुल। लेकिन पेगन टाइम से हैलोवीन की सेलिब्रेशन और अपने डेड को सेलिब्रेट करना और उनके लिए रिचुअल्स करना, वो हमेशा जो है वो एक डार्क साइड अपनी रखती है, जो कि बहुत सारे लोग इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करते हुए अंडरस्टैंड नहीं करते कि ये वाकई में एक पेगन रिचुअल था जिसको अडेप्ट किया गया था, और पेगन्स जो थे वो बहुत अनहोली किस्म के रिचुअल्स करते थे, और ये कल्ट है मॉडर्न डे वो। में, हाँ एग्जैक्टली, अब ये इस चीज को अकल्ट ने काफी सेंचुरी से अडेप्ट किया हुआ है और इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करते हैं। इसको मैं ऐसे मार, आपको अब इसकी, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, इसकी अब जो है ना जरा हॉरर साइड पे आए, अब जरा इसका हॉरर साइड बताएं कि हॉरर क्या है। अच्छा, एक देखो, सवाल कर लूं आमिर मैं एफएमआर हाँ से? हाँ बिल्कुल 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 कर जी जी लीजिए बिल्कुल, सर। जी एफएमआर इजाजत है? जी जी बिल्कुल, बाय ऑल मींस, अच्छा, यस। आपने बड़ी अच्छी तरीके से उसको बताई, इसकी हिस्ट्री भी, और जो मैंने पढ़ी थी वो भी सही थी। वो 17 से शुरू हुआ, फिर किस तरह से इसकी डेट्स चेंज हुई, किस तरीके से इसका नाम जो है ना वो हेलो इवनिंग से हेलो ईव हुआ और हेलोवीन बन गया, और फिर आपने इंडस्ट्री की तरफ ले गए, और अब फिर ये आपने बता दिया कि ट्रेडिशन से ये एक सेलिब्रेशन बन गई और एक किस्म का त्योहार के तौर पर मनाने लगे, और कितना बड़ा बिजनेस हो गया। मैं अपने व्यूवर्स के लिए ये पूछना चाहता हूँ कि इसकी बेसिक आइडिया पहले बताएं। बेसिक आइडिया अभी तक मुझे 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 खुद भी क्लियर नहीं हुआ। मैं अपने व्यूवर्स के लिए पूछना चाह रहा हूँ, हॉरर का ना, और हॉरर जो आमिर लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है ना, कि ये वाकई में कोई विचेज आती थी या सोल्स आती थी या जो डेड लोग थे वो आ जाते थे, क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? वो उस जमाने में 17 सेंचुरी में जिस तरीके से ये शुरू हुए, तो वो क्या सत्य थे? और इसी से एक नती करके एक सब क्वेश्चन है इसका, कि क्या ये एक मखसूस मजहब के लिए, क्या क्रिश्चियनिटी में ही है ये, या और भी मजाहिब में हेलोवीन का जो है ना कॉन्सेप्ट पाया जाता है, लाइक बुद्धिज्म है या हिंदुइज्म है या जूइज्म है, या सिर्फ क्रिश्चियनिटी में पाया जाता है? इन दोनों सवाल के जवाब दीजिएगा। गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चंस। मैं आपको तरतीब वाइज बताता हूँ। फॉर एग्जांपल देखें, ये जब पेगन्स ने टर्न ऑफ 17th सेंचुरी लमोरिया मनाना शुरू किया था, राइट, जो उनकी एक सेलिब्रेशन थी डेड की, तो उसमें जब वो डेड की सेलिब्रेशन करते थे ना, तो उनका ये कॉन्सेप्ट था, बिलीव था कि जब हार्वेस्ट हो गए, आपके क्रॉप्स वगैरह कट गए और फसलें वगैरह कट गई और अच्छी फसल हो गई, तो जब वो अपने डेड को सेलिब्रेट करते थे तो उसमें उनको एक डर होता था कि यार जो हमारे, जिनसे हमने बुरा किया है, उनकी जो मरने के बाद सोल्स हैं, उनकी बदरू है, वो हमें आके नुकसान पहुंचाएंगी, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिलीज को। यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पेगन बिलीफ तो हर जगह मौजूद था ना, क्योंकि वहाँ कोई रिलीजन नहीं था, तो वो पेगन्स थे। तो जब क्रिश्चियनिटी आई तो उन्होंने सबसे पहली चीज ये ऑब्जर्व की कि जी बहुत सारे सेक्शंस, अच्छा अच्छा, सही। तो ये बेसिकली उनकी सेलिब्रेशन यही थी कि जब वो डेड को सेलिब्रेट करते थे तो उनको ये भी डर होता था कि जब वो अपने रिचुअल्स कर रहे हैं तो वो उनसे अपने जो बदरुएं हैं, उनसे अपने घर वालों को, बच्चों को खास तौर पे, वो बचाने के लिए रिचुअल्स करते थे। उनको ये डर था। अब उनका जो गॉड था, बेसिकली पेगन गॉड, जिसको समोहिन का कहते हैं या सोमिन कहते हैं आज के मॉडर्न डे में, तो वो उसका डर उन्होंने यही होता था उनको कि जी हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को नुकसान पहुंचेगा अगर हम इनको सेलिब्रेट नहीं करेंगे या इनकी इनकी पूजा नहीं करेंगे, इनकी रिचुअल नहीं करेंगे, इनको ऑफरिंग नहीं देंगे। तो वो अपने घर वालों को, अपने बच्चों को बचाने के लिए फिर वहां पे मिडीवल टाइम जब आया, टर्न ऑफ द सेंचुरी अगेन मिडीवल टाइम आया, तो उसमें विचेस बहुत ज्यादा हो गई, जादू करने वाली जो होती थी। अब विचेस उन लोगों को कहा जाता था कि जो कि जिन्नों में से नहीं होती थी या चुड़ैलें नहीं होती थी, जिस तरह हम लोग कहते हैं, लेकिन वो विचेस उनको कहा जाता था जो कि ह्यूमंस थी, जो कि इंसान थी, लेकिन वो जादू में इन्वॉल्व होते थे। और उस टाइम में, मिडीवल टाइम में, उनको बुरा नहीं समझा जाता था। उनको यूज किया जाता था मेडिसिन के लिए, टोटकों के लिए, एनेक्डोट्स के लिए, कि अगर किसी को कोई बीमारी होगी है, कोई पॉइजनिंग होगी है, कोई इविल आई होगी है, तो वो उसका इलाज करती थी। लेकिन उनको बुरा तब समझने लगे जब क्रिश्चियनिटी आई और उन्होंने कहा कि जी ये बहुत अनहोली प्रैक्टिस है, हम तो जीसस को मानते हैं, हम चर्च में प्रे करते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये तो पेगन रिचुअल्स कर रहे हैं।
ये मुर्गी हम्म काट रहे हैं, ये बकरे को ज़िबा कर रहे हैं, ये खून पी रहे हैं, ये खून जला रहे हैं, ये खून की आग की पूजा कर रहे हैं इलाज करने के लिए, ये तो हमारे तरीके नहीं है। तो उन्होंने फिर जो प्योरिटन्स थे उनमें से, जो कि मोरल अथॉरिटी थी, मोरल पुलिसिंग आप समझ लें, उन्होंने फिर इनको जो है ना लेबल करना शुरू किया एज ईवल। और फिर वहां से इनका विच हंट शुरू हुआ, क्योंकि देखिए मिडीवल टाइम में बीमारियां तो बहुत ज्यादा थी। मतलब आप एक टर्न हम्म ऑफ द सेंचुरी जब मिडीवल आता, आप सिर्फ अगर ट्यूबरक्लोसिस को या कोलेरा को देख लें या दूसरी डिजीज को देख लें, तो उन्होंने तो लाखों लोगों को मारा और इलाज भी कोई नहीं। तो बहुत सारे हम्म लोग इस इलाज का भी जो है ना, वो इस बीमारी को भी ना वो विचेस पे ब्लेम करने लगे, क्रिश्चियंस, कि ठीक है जी ये जो है ना इनकी वजह से हो रही है, तो इनको जला दो, इनको मार दो। तो फिर एक ये फियर क्रिएट हुआ कि हमारे बच्चों को भी जो बीमारियां लगती हैं वो मर जाते हैं फील्ड में या कहीं गिर के जख्मी हो गए और मर गए। उस टाइम तो ये मॉडर्न मेडिसिन नहीं थी, अगर कोई शदीद जख्मी होता था तो उसकी डेथ हो जाती थी। तो वो फिर उस हम्म पे मॉर्निंग के दौरान वो फिर कहते थे कि जी इस विच की वजह से हुआ, ये हमारे इलाके में है, ये जादू प्रैक्टिस करती है, इसकी वजह से हो रहा है। तो विचेस को तो बकायदा मैस बर्निंग की गई, उनको इकट्ठा करके हम्म जलाया गया। और फिर ये हम्म। समोइन जो गॉड है इसको वो पूछते थे, तो इसकी भी जो है वो फिर जाहिर है पेगन्स थे, तो फिर उनके रिचुअल्स भी बहुत अनहोली किस्म के अच्छा, थे। जिसको आपकी सॉरी बात कट रही है, मैं ये विचेस जो कहते थे वो असल में विचेस नहीं थी, जिनको आज के दौर में हम चुड़ैल कहते हैं, वो नहीं थी। नहीं, बल्कि हाँ, मतलब मैजिक करने वाली, वो मतलब जादूगरनियां हैं, तो अपना जी, हुलिया वैसा बना लेती थी, जो आज मतलब उनके फोटो और इस तरीके से वो बड़ी हैट पहनी हुई है और लंबी सी नोज है, उस टाइप की। यही मतलब हाँ, है ना? हाँ, देखिए वो ना ह्यूमन अब ह्यूमन बीइंग थी, इंसान थी वो। बिल्कुल वो इंसान थी। अच्छा ये जो बड़ी नोज और वो तो बूढ़ी औरतें जो है ना, अब आप देखिए हमारे कुछ पुराने गांव हैं उनमें भी अब औरतों को देखे तो उनकी नाक थोड़ी डिफॉर्म हो जाती है, नहीं, थोड़े से वो जिंक उनको आ उनको इस जाते हैं। तरीके से वो मतलब वो किया जाता था ना, पोज किया जाता हाँ, था। हाँ, उनको इस पिक्चराइज इस तब करना शुरू किया जब उनको जो है ना सोसाइटी ने दूर करना शुरू कर दिया अपने आप से। जब उनको दूर करना अच्छा। शुरू किया, वरना पहले तो उनसे इलाज के लिए आते थे, उनसे पोशंस लेते थे, मेडिसिन्स दवाइयाँ देती थी वो लोगों को। तो उनको तो पहले बुरा नहीं समझा जाता था। ये तो समझा क्रिश्चियनिटी के आने के बाद समझने लगे कि जब उनको एक मॉरल ग्राउंड मिला कंपेयर हम्म करने के लिए कि जी ठीक है, हाँ, ये भी एक जो है प्रेयर और एक हम्म रिलीजन है और पेगनिज्म एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो जब किसी से कंपेयर करने का मौका मिला तो उनको पता चला ना कि ठीक है ये प्योर है, ये अनप्योर है। अब ये जो थी इनको चूंकि सोसाइटी ने भगा दिया अपनी मेन स्ट्रीम से, तो ये हम्म विलेजेस से गांव के बाहर रहती थी, अकेले रहती थी। अब इनको उस तरह के कपड़े पहन के अपने आप को रिप्रेजेंट करने की भी इजाजत नहीं थी, तो इन्होंने अपने तरीके के कपड़े पहनने शुरू कर दिए, काले कपड़े पहनने शुरू कर दिए, रिबेलियन के तौर पे हैट्स पहननी शुरू कर दी, जो कि हम्म आमतौर पे जो लैंडलॉर्ड और लेडीज और जो अच्छी मतलब वो होती थी फैमिलीज वो पहनती थी, वो नहीं उनको अलाउड था पहनना, क्योंकि वो उसकी मिसरिप्रेजेंटेशन होगी। तो वो फिर हम्म। अपने तौर पे बनाई हुई लोकल हैट्स पहनती थी, जो कि अजीब सी होती थी, टेढ़ी मेढ़ी, जिससे फिर इन्होंने हाँ वो हाँ हाँ। अजम्पशन किया कि ठीक है इनकी हैट ऐसी होती है। फिर जिस तरह मैंने बताया कि उन पे इतना शक किया जाता था कि अगर वो अपने हट के बाहर कोई खाना भी बना रही है ना, तो लोग कहते थे कि ये किसी बच्चे को काट के बना रही है, ये किसी इंसान को काट के बना रही है, ये कोई जादू का पोशन बना रही है। तो ओहो। उनके जो पॉट्स होते थे उनको भी मैजिक का सिंबल समझा जाता था, जिसको कॉल्ड्रिन कहा जाता है बेसिकली इंग्लिश में। वो जो एक पॉट होता है जिसको मिडिल ईस्ट में भी यूज किया जाता है गोश्त पकाने के लिए। कॉल्ड्रेन, हाँ। हाँ, हाँ। तो वो कॉल्ड्रिन भी एक सिंबल बन गया जादू का। उनकी जो ब्रूम है, जब वो अपने हट्स के बाहर, अपनी घरों के बाहर जो है वो झाड़ू लगा रही थी, तो वो समझते थे कि ये मैजिक के लिए यूज करती हैं इनके तिनकों को। हम्म तो उसको भी सिंबल यूज कर दिया गया। फिर उनकी शक्लें, चूंकि वो गरीब हैं, बाहर रह रही हैं, बूढ़ी हो गई हैं, केयर नहीं है कोई, तो वो डिफॉर्मिटी जो भी आती थी बीमारी की वजह से, वो भी इनको शक्ल को यूज किया जाता था। वो कहते हैं ना, बुरे को बुरे से बुरा तर हाँ दिखाने की कोशिश की जाती है, तो उनको बुरे से बुरा तर दिखाया गया। मगर ये क्या बिलीव है हाँ। एफएमआर के, एक जो चीज जिसके अंदर जो मैंने पढ़ी है काफी और हम्म, सुना भी है, आई एम नॉट श्योर कि वो सच हो या वो झूठ हो। हम्म, ये कहाँ, किस हद तक ये बात ठीक है कि उस दिन जो है लोग बिलीव करते हैं, और ये इनका बिलीव गलत भी हो सकता है कि जो दूसरी जहां का जो पोर्टल है, यानी कि जिसे अभी आपने बात करी थी परगोट्री का, यानी जो हम्म, कि शायद हमारे यहाँ जो वो है उसकी मिसाल आलम बरज़ख की है, सही है ना, जो बीच में जो हम्म, हम लोग बिलीव करते हैं, तो उनका पोर्टल वहां खुलता है इस दिन, और कुछ ना हम्म, कुछ कनेक्शन तो है जिसकी वजह से कल्ट, क्योंकि कल्ट जो है ना, वो हम्म, जो शैतानी जितने भी तरीके हैं वो इस्तेमाल करते थे, सही है। हम्म,
तो वो उनकी किसी न किसी जगह पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन तो बनता है, जिसकी वजह से ये प्रैक्टिसेस अमल में आई थी। बिल्कुल। तो देखिए ना, असल में ये जब पेगन्स थे ना, जब ये कहते थे कि जी आप कि जो लोग मर गए हैं, जिनके साथ आपने बुरा किया, वो आपका हॉन्ट करेंगे, आपको तंग करेंगे, आपके बच्चों को, आपके घर वालों को बीमारी देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो वो बदरूहों के आने की वजह, सिंपल जो लॉजिक बनती थी उनके जहन में, वो यही होती थी कि यार अगर ये मर गए हैं तो या तो ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे, और अगर ये बुरे थे या इनके साथ बुरा हुआ तो ये वापस आ जाएंगे, यानी इनकी रूह जो है वो दूसरी दुनिया में नहीं जा पाएगी। ये बिलीफ और भी रिलीजन्स में था। अब हम आप सब कॉन्टिनेंट में आ जाएं तो एक और रिलीजन जो यहाँ पे है मेजर रिलीजन्स में से, उनमें भी ये बिलीफ बहुत स्ट्रांग है। उसमें तो फिर आगे और भी एडवांसेस हैं, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि यूरोप और बरसगीर को यहाँ कन्वर्ट आप कंपेयर करें तो दोनों जगह ये किसी हद तक एक बिलीफ था। अब जो पर्गेटोरी है बेसिकली वो एक मीडियन था, एक बीच का रास्ता था कि जहाँ पे वो रूहें आके जमा हो जाती थी। अब अगर आप क्रिश्चियंस ने ये आके टेक ओवर करने के बाद इस रिचुअल के ऊपर जो लमोरिया था, तो उन्होंने लोगों को ये एजुकेट करना शुरू किया कि आप जितना ज्यादा अपनी रूहों के लिए जो कि पर्गेटोरी में है, यानी एक बीच के रास्ते में ट्रैप हुई हुई है, ना जन्नत में है, ना जहन्नुम में है, ना दुनिया में है, ना इधर, तो उसको निकालने के लिए आपने ज्यादा से ज्यादा दुआएं करनी है। और अगर आपने दुआएं करनी तो जो हमारे तरीका बताया हुआ उस पे करें आप। अब चूंकि लोग थे वहां पे, वो कुछ करते थे, कुछ नहीं कर पाते थे। हमारे यहाँ भी होता है जिस तरह कि हम देखें, हम दुआएं करवाने के लिए कुरान ख्वानी और ये वो, तो हम एक्स्ट्रा लोगों की हेल्प लेते हैं, खुद भी पढ़ते हैं, दूसरों को भी इनवाइट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें। तो ये चीज जो है ना वहां पे भी थी कि वो फिर लोगों को जो है ना बुला लेते थे, तो फिर उसमें गरीब जो बच्चे होते थे, बूढ़े होते थे, जो बेघर होते थे, जो बहुत गरीब से भी, वो आके दुआएं करती थी, तो उसके बदले उनको कुछ ऑफरिंग्स मिल जाती थी। तो वो फिर एक ट्रेडिशन बन गया, तो वो घर घर जाके ये करती थी। अब पर्गेटोरी जो है, अब आलम बरज़ख तो आपको पता है कि वो तो एक अल्टीमेट है ना, वो हमारी डेस्टिनेशन है। जब तक उस रूह को कॉल नहीं किया जाएगा डे ऑफ जजमेंट पे, वो हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। उस रूह ने वहीं जाना है, राइट? लेकिन अच्छा, मेरा सब क्वेश्चन जो है ना, सब क्वेश्चन मेरा रह गया थोड़ा सा, हमारा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरा सब क्वेश्चन रह गया, रिमाइंड करा दें। जी जी, हाँ। वो सब क्वेश्चन मेरा ये था कि मतलब ये सिर्फ एक ही किसी मजहब में, स्पेशली क्रिश्चियनिटी में है या और भी मजाहिब में है? नहीं, डेफिनेटली देखें, ये जो पेगन बिलीफ था ना, ये बेसिकली कन्वर्ट करने के लिए जो क्रूसेडर्स थे ना, वो क्रिश्चियंस थे। तो क्रिश्चियंस ने ही इस चीज को जो है ना, कहते हैं ना कि वो टेक द बुल बाय द हॉर्न, कि इन्होंने उस मामले को जो है ना हेड ऑन लिया। मुस्लिम्स थे, उनकी अप्रोच डिफरेंट थी। वो कहते थे कि ये सब गलत है, आप एक तरीका फॉलो करो जो कि द राइट पैथ है। क्रिश्चियंस क्या करते थे, वो कहते थे कि नहीं यार, हम इस तरह से इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते, आधे इनके रिचुअल्स अडॉप्ट करो, आधे इनको हमारे दे दो ताकि वो मिक्स हो जाएं और ये हमें मर्ज हो जाए। अगर कभी हमें मौका मिला इंशाल्लाह क्रिसमस के ऊपर करने का, तो क्रिसमस में भी हम आपको बताएंगे कि उसकी हिस्ट्री भी इसी तरह से है, कि जहाँ पे एक पेगन रिचुअल को कन्वर्ट करने के लिए क्रिश्चियनिटी में इसको अडैप्ट किया गया, और वो मॉर्फ होते 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 शक्ल बिगड़ते बिगड़ते उसकी वो किसी एक फेस्टिवल की तरफ चलेगी अगेन, जो कि एक कंज्यूमर ड्रिवन है। तो बहरहाल एक बिलीफ है, वी रिस्पेक्टेड, ऑब्वियसली हम उसको बहुत बहुत रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। बीइंग यू नो मुस्लिम्स, वी गिव अदर रिलीजन स्पेस इन देयर बिलीव्स। तो नॉट टू क्रिटिसाइज एनी स्पेसिफिक रिलीजन, लेकिन ये है क्रिश्चियनिटी में सिर्फ। आपको जुडाइज्म में, मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि जूस हैं, कभी नहीं करते इसको सेलिब्रेट। नहीं, जुडाइज्म में नहीं है, जुडाइज्म वो में कभी हाँ, क्योंकि मैंने देखा नहीं किसी और रिलीजन में हैलोवीन को मतलब वो उसको मनाते हुए, उस त्योहार को या इस ट्रेडिशन को, और देखा नहीं मैंने कहा चले मैं आपसे कंफर्म करूं कि ये सिर्फ ओनली इन क्रिश्चियनिटी। यस मुमताज साहब एंड एफएमआर, इसकी एक चीज जो मेरे जो समझ में आई है ना, वो ये आई है कि जो इतने वाकयात होते हैं ना, जो हमने वाकयात सुने हैं कि लोगों के साथ हैलोवीन में वाकयात होते हैं, तो इस मखलूक के बारे में तो आपको पता है कि कहा जाता है ना कि जब आप इसकी बात करेंगे, जब आप इसको याद करेंगे, तो ये आपके आसपास होगी। तो उसके अंदर जो है, जो लोग हुलिये बनाते हैं, जिस तरह की अपना जो आपके जो वेन्यूज होते हैं जहाँ पे पार्टीज हो रही होती हैं, या जिस तरह की चीजें हो रही होती हैं, जैसे पंपकिन और ये खतरनाक अपना जो जैसे कहते हैं ड्रोनी शक्लें लोगों के घरों पे, दीवारों पे, खिड़कियों पे लटकी भी होती हैं,
तो ये चीजें ऑटोमेटिकली आपको पता ही अट्रैक्ट होती होंगी। तो ये अट्रैक्ट होती हैं, तो जब वो हैलोवीन की नाइट आती है, लोग बाहर निकलते हैं, तो उन लोगों के साथ फिर वो इस तरह की, मेरे ख्याल से जो है, अपना इवेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें, सिर्फ ये मॉडर्न 21st सेंचुरी में भी ऐसा नहीं है। 20th सेंचुरी में बेसिकली ये चीज जो है अक्रॉस द बोर्ड, जहां तक ये एक फेस्टिवल में कन्वर्ट नहीं हुई, तो इवन पेगन टाइम से जो है ना, और ऑल द वे थ्रू मिडिवल टाइम्स एंड टर्न ऑफ द 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी, ऐसा था जरूर कि ऐसे जितने भी पेगन फेस्टिवल्स होते थे ना, उनमें अकल्ट के जो लोग होते थे वो इसको यूज करते थे एज एन अपॉर्चुनिटी ब्लैक मैजिक करने के लिए, रिचुअल्स करने के लिए। और कुछ रिचुअल्स तो इतने खतरनाक होते थे कि जिनमें बकायदा वो लोगों को ट्रैप करते थे, उनको लाइव कट करके उनका ब्लड ड्रॉ करते थे, और इसी तरह ब्लड ड्रेन करके उनकी डेथ होती थी, और वहां पे वो पूजा करते थे, और फिर उस ब्लड को पीते थे, उसको ऑफरिंग देते थे शैतान को, या जो भी उनका बेसिकली एक डेविल था जिसके लिए ऑफरिंग करते थे। जो अकल्ट के लोग हैं वो आम लोगों से इसलिए डिफरेंट हैं क्योंकि वो हमेशा ऐसे रिचुअल्स के जरिए एक ऑब्जेक्टिव अपनाना चाहते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव होता है शैतान की पूजा करना, उसको मनाना, अपनी तरफ राग़िब करना, और उससे कम्युनिकेशन करना और अपने काम कराना। अब वो जिन एंटिटीज को भी वो ढूंढते थे या जिन एंटिटीज को भी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे, वो सब ये अकल्ट वालों को गाइड करती थी। मतलब वो डेविल थे जो भी थे उनके, जिन्होंने उनको खुदा अपना नाउजुबिल्ला बनाया हुआ था, वो उनको बताते थे कि जी ठीक है, फुल मून नाइट पे आपने ये रिचुअल करने हैं, फुल मून ना हो तो आपने ये चीजें अवॉइड करनी है, ये नहीं खाना, ये खाना है। हेलोवीन होगी पे, अब जिन्नात को और शयातीन को तो अब हेलोवीन से कोई सरोकार नहीं है, उनको तो वो पता है कि वो रिचुअल जो है जो जिस तारीख को हो रहा है, तो आप उनके सामने जो भी कह दें, इसको आप हेलोवीन कहें, आप इसको ऑल सेंट्स डे कहें, आप हेलोज डे कहें, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो तो ये कहते हैं कि ये हमारे किसी भी एक डाइटी की, किसी भी एक नाउजुबिल्ला शैतानी खुदा की, जो कि उनके मुताबिक बिलीफ है। हमारा तो ये नहीं है, खुदा तो सिर्फ एक है, अल्लाह तो सिर्फ एक है, लेकिन उनके मुताबिक वो उसको मानते हैं, तो उनकी सेलिब्रेशन है। अब वो सेलिब्रेशन से जो है बहुत सारे शयातीन जुड़े होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप आज मॉडर्न डे एग्जांपल लें, अगर आप किसी एक साहब जो कि बहुत पॉपुलर है किसी भी वजह से, वो पॉपुलर होंगे तो उनकी एक नशिस्त होगी जहाँ वो नशिस्त लगाते होंगे, और वहाँ पे एक मजमा होगा जो कि उनके मुरीदैन होंगे, और कुछ होंगे जो सामीन होंगे जो उनसे सुनने जाते हैं, उनकी बातें हैं जो भी वो बयान करते हैं। तो एक रिचुअल बन जाता है ना, एक फॉलोइंग बन जाती है, एक निस्बत बन जाती है। तो इन शयातीन जिनको माना जाता था, तो इनसे दूसरे शयातीन की भी निस्बत बन जाती थी। फिर वो आगे जाके और लोगों को भी इस अकल्ट में लाते थे, पूजा करवाते थे शैतान की, गलत काम करवाते थे, ताकि मकसद इंसान को गुमराह करना है, जो कि शैतान ने अल्लाह से वादा किया था, ठीक है ना, कि मैं गुमराह करता रहूंगा जब तक वो आखिरी डे ऑफ जजमेंट नहीं आ जाता। तो ये यही काम है। अब इन पेगन रिचुअल्स में बहुत शदीद किस्म के रिचुअल्स भी होते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे एक दोस्त था जो कि हिस्पैनिक था, बेसिकली मैक्सिकन था, मैक्सिकन अमेरिकन था। तो मैंने हैलोवीन के दौरान उससे पूछा, मैंने कहा कि ये तुम हैलोवीन पार्टी में क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि हमारे ऑफिस की एक हैलोवीन पार्टी थी जो कि एक बिल्कुल कहने को तो एक बिल्कुल इनॉक्यूअस किस्म की, एक बिल्कुल मासूमाना किस्म की सेलिब्रेशन थी। उनका कल्ट से कोई ताल्लुक नहीं था, वो उसको एज ए सेलिब्रेशन लेते थे। मैं तो नहीं जाता था, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ अभी भी हूँ और उस टाइम भी था। तो मैंने कहा तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम तो यार बिलीव रखते हो इसमें। उसने कहा कि मैं बिलीव नहीं रखता, मेरी फैमिली रखती है। मैंने कहा तुम क्यों नहीं रखते? तो उसने मुझे बताया, बोलता है कि देखो, मैंने जब से ग्रो अप किया यूएसए में, तो ज़ाहिर है एक कल्चरल एक अडेप्टेशन होती है, बम्बार्डमेंट होती है, आपको बताया जाता है कि ये चीज़ आपने करनी है, ये नहीं करनी। तो हैलोवीन तो हमारे स्कूल्स का हिस्सा थी, तो मैं तो बनाता था। लेकिन जब मैंने अपनी आंट को देखा, अपनी सगी खाला को देखा, वो पेगन रिचुअल्स करते हुए, जिसमें वो ब्लड एक दूसरे का ड्रॉ करके हाथ में कट लगा के वो प्याले में एक स्टील के प्याले में ब्लड जमा करते थे, वो मिक्स करते थे, फिर वो एक दूसरे को पिलाते थे, फिर उसको जलाते भी थे तेल के साथ, और फिर वो उस शैतान जिसकी वो पूजा करते थे उसको बुलाते थे। तो ये सब काम जब वो लोग करते थे, तो जाहिर है वो फिर एक बेसिकली एक शैतानी काम कर रहे हैं, एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। और उसका मकसद उनका सिर्फ ये था कि वो एक छोटी छोटी पावर्स हासिल करें। मतलब वो मुझे बताता था कि उसकी आंट के पास कोई बहुत बड़ी पावर्स नहीं थी। क्या पावर थी
कि जिस तरह के उनके पास कोई चला गया, उस बंदे ने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड है वो मुझसे नाराज हो गई, या कोई औरत चली गई, उसने कहा मेरा बॉयफ्रेंड है मुझसे नाराज हो गया। तो उसके पास एक छोटी सी पावर थी कि जहाँ पे वो उन लोगों को जो है ना, जब वो रिचुअल्स पढ़ती थी और उस शैतान को कॉल करती थी, तो वो फिर जाके उनके नाम से उनकी सारी वो हेयर के सैंपल्स लेके वो जाके उन पे मुसल्लत हो जाता था। और शैतान का काम बरगलाना है, तो वो अपने जैसे, अब रिचुअल तो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्या होता था, लेकिन बहरहाल वो बरगला के जो है उन दोनों को टेम्पररी मिला देता था। और उसके बदले में वो जब सक्सेस होती थी तो वो लड़का या लड़की इनको आके पैसे देते थे, और उसकी आंट की अच्छी खासी लिविंग थी इसके जरिए। वो मेक्सिको में रह के अमेरिका फ्रीक्वेंटली विजिट करती थी एज ए ट्रैवलर, क्योंकि उसके पास इतने पैसे थे। और ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वो मुझे बताता, जब मुझे ये पता चला और मुझे ये पता चला कि मेरी एक बहन है वो भी इस रिचुअल में आई और फंस गई, और वो अब ऐसी फंसी है कि अगर वो इस रिचुअल से निकलेगी तो शैतान ने वार्न किया हुआ है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने इस रिचुअल, इस सर्कल को ब्रेक नहीं करना। और वो सर्कल बताता था कि बहुत बड़ा सर्कल है, वो तकरीबन कोई 30-40 लोगों का सर्कल था, और वो रिचुअल्स करते थे, और कुछ लोग उसमें से रिमोटली बैठ के भी मेक्सिको में रिचुअल्स कर रहे होते थे उस दिन में, उस टाइम पे। और ये आपस में कनेक्टेड होते थे शैतान के थ्रू, और वो उसके थ्रू ये रिचुअल्स कराता था। और उसने हर अपने मेंबर को टारगेट दिया था कि इतने लोग मुझे साल में करके दो, इसमें शामिल करो। तो वो कहता है कि जब मैं अपनी आंट को देखता था तो मुझे उसकी शक्ल देख के वहशत महसूस होती थी, और मैं घबरा जाता था उसको देख के, मेरा दिल घबराता था, मैं उससे एक कमरे में बैठ नहीं सकता था उसके साथ। तो कहता है ये मेरी वजह थी कि मैं अपनी फैमिली से भी दूर हुआ और अपनी इस रिचुअल से भी दूर हुआ। मुझे तब रियलाइज हुआ, कहते हैं हालांकि वो खुद प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन अभी भी नहीं है, लेकिन कहता है कि मुझे अब रियलाइज हुआ कि ये रिलीजन्स जो हैं, मेजर रिलीजन्स, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और ये रिचुअल्स करने वाले और हैलोवीन सेलिब्रेशंस और ये जितनी भी ये क्यों पेगन रिचुअल्स हैं, मुझे अब समझ में आ रहा है। कहते हैं एक साइड है जो कि बिल्कुल इनोसेंट है और एक है जो कि बिल्कुल ईविल है, और ईविल लोग जो है वो आज के डे में भी उसको यूज करते हैं। ज्यादा ब्लड रिचुअल्स होते हैं, ज्यादा बर्निंग रिचुअल्स होते हैं, ज्यादा जो है वो पूजा के आग फायर पे पड़ना, मिल के करना। तो ये इसकी एक डार्क साइड है जो कि अभी भी एग्जिस्ट करती है, और हम इसको एज ए मासूमाना किस्म का, इनॉकस किस्म का जो है वो सेलिब्रेशन लेते हैं, और हम इसको फन के तौर पे लेते हैं। लेकिन पीछे क्या हो रहा है, वो लाखों की तादाद में लोग हैं जो कि अभी भी ये शैतानी रिचुअल्स करते हैं। ये मतलब इट्स अ ब्लैक हिस्ट्री है एक तरह का ना, जिसको हम जो है ना सेलिब्रेट करके जो ना वो समझ रहे हैं कि ये त्योहार है और उसको खुशियां मना रहे हैं। और तो थैंक यू वेरी मच एफएमआर, आपकी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो है ना हम तक पहुंची और व्यूअर्स तक पहुंची। और अगर आपको मजीद इसके बारे में कुछ और बताना चाहते हैं तो जरूर बताइए। नहीं, बिल्कुल, थैंक यू, माय प्लेजर। बस मैं जाते जाते इतना बता दूंगा कि इसकी जो डार्क और हॉरर साइड है, एक तो मैंने आपको बता दी, दूसरी एक और साइड में आपको बताऊं कि बेसिकली इस फेस्टिवल को बेसिकली तो क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्रीज और सिटीज में और रीजन्स में सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसे अकल्ट्स हैं जो कि नॉन क्रिश्चियंस को, जिनमें सब रिलीजन शामिल हैं इस्लाम समेत, उनको इंक्लूड करते हैं इसमें, उनको धोखे से लाया जाता है अभी। और उसको एक पार्टिसिपेशन की जाती है। देखें, अब बात यह है कि शैतान का काम, अगेन हमें तो पता है, डिसीव करना है। अब वो अगर आपको हेलोवीन के नाम पे नहीं करेगा तो वो आपको किसी और नाम पे करेगा। इस मतलब शैतानी अमल है, नाम कुछ भी रख लें आप। एग्जैक्टली अब इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज किया जाता है शैतान की जो सेलिब्रेशन है या पूजा है या उसको मानने को और उसके रिचुअल्स करने को प्रमोट करने के लिए। अब अमेरिका में इतने सारे अकॉल्ट्स हैं बेसिकली, जिस तरह आप कैलिफोर्निया में देखें तो कैलिफोर्निया सबसे लार्जेस्ट जो है वो स्टेट है, ठीक है ना, और सबसे वाइड स्प्रेड, मतलब सबसे कहना चाहिए कि ज्यादा जो है ना लेस पॉपुलेटेड है कंपेयर टू इट्स लैंड। अब वहाँ पे ऐसे ऐसे अकॉल्ट्स हैं बेसिकली जो कि इसकी वेरिएशंस करते हैं, मतलब रिचुअल की। मिसाल के तौर पे वो हेलोवीन पे रिचुअल्स तो करते हैं, लेकिन फिर वो आम दिनों में भी वो रिचुअल्स कर रहे होते हैं। उन रिचुअल्स का मकसद ये होता है बेसिकली कि इसकी कंटिन्यूटी रखना पूरे साल। और उनके अगेंस्ट ये बिलीव है कि हेलोवीन की सेलिब्रेशन, जो इसकी पेगन रिचुअल है या पूजा है, उसको पूरे साल में स्प्रेड किया जाए। मुख्तलिफ किस्म के जो इवेंट्स आते हैं उनको इसमें शामिल करके पूरे साल इसको
इस काम को जारी सारी किया जाए, जिसमें ये ब्लड रिचुअल्स हो गए, आग पे पूजा करना और ये सारी चीज़ें हो गई। और अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत सारे मिडिल ईस्ट में अगर आप देखें टर्न ये जो 2022 है और जिस तरह से इसने जो है लिबरलिज्म देखा मिडिल ईस्ट में, तो मैं इन कंट्रीज के नाम नहीं लूंगा, लेकिन लिबरलिज्म के नाम पे अब वहां पे ये सेलिब्रेशन आता जा रहा है। और जब मैं ये कह रहा था ना अभी, बड़े मासूमाना तरीके से मैंने ये बात स्लिप करने की कोशिश की है कि वो चाहते हैं, जो कि शयातीन इससे एसोसिएटेड है, कि इसको स्प्रेड किया जाए पूरे साल तक, सिर्फ एक महीने में नहीं या एक दिन पे नहीं। तो वो अब इन कंट्रीज की तरफ रुख इसका आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, वहां बैठ के, हजारों मील दूर बैठ के। और अब अगर मैं आपको एक मिडिल ईस्ट में एक कंट्री है, मैं उसका अगेन नाम नहीं ले सकता, लेकिन उसका एक स्टोर है जो कि एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ने बनाया है, और वो अमेरिका में पार्टी स्टोर के मध्य मुकाबिल है साइज में। उसमें हैलोवीन में जो चीजें सेल की जाती है ना मुमताज साहब, अगर आप वो देख लेना, मैं समझ गया। हाँ, तो वो आप पाकिस्तान में भी नहीं सेल कर सकते। अभी आप उसको भी जो है ना एक फ्राउन करेंगे, आप उसको एक टेढ़ी आंख से देखेंगे कि ये बहुत गलत है, और वहाँ बिल्कुल सही बात सेल किया जा रहा है। और वहाँ पे उससे रिलेटेड जो ब्लैक है ना बेसिकली, क्योंकि देखिए ना, इस दुनिया में काला तो कुछ भी नहीं है ना, काला है, अंधेरा कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ रोशनी की कमी है तो असल रोशनी है, तो असल सफेदी। तो वो उस काले को प्रमोट करते हैं, जिसमें फिर औरतों का मेकअप होता है जो काले रंग में किया जाता है, आई मेकअप, लिप मेकअप, कपड़े हो गई, पियर्सिंग्स हो गई, मुख्तलिफ रिचुअल्स हो गए ब्लड ड्रॉ करने के लिए और रिचुअल्स करने के लिए, वो वहां पे बेचा जा रहा है। और एक वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है कि जहाँ पे किसी और रिलीजन को प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं, और अब वहां पे ये सेलिब्रेट किया जा रहा है पिछले 2 सालों से। और उन्होंने असल में शुरू ही उस जगह पर किया है ना, कि वहां से वो प्रमोट करके ना फिर उसको और आगे जो है ना मुस्लिम कंट्रीज में ले जाएंगे। खैर ये बात आगे फिर बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए हम इसको यहीं पर कट डाउन करते हैं। बिल्कुल चलें, बस यही फिलहाल मैं शेयर करना चाहता हूँ। आई होप कि आपकी ऑडियंस जो है उसको समझ भी आया होगा और उन्होंने एंजॉय भी किया होगा। बिल्कुल, आपकी तो आवाज को और आपके आने को ही बस एंजॉय कर लेते हैं हमारे व्यूअर्स जो है ना, बहुत ज्यादा फैंस हैं आपके। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग और शेयरिंग सच अ जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन अबाउट हैलोवीन एंड द हिस्ट्री ऑफ हैलोवीन। और आमिर, आप कुछ कहना चाहें तो? नहीं, बस मैं तो यही बोलूंगा कि मुझे तो बड़ा मजा आता है ये कन्वर्सेशन। आपको पता है कि मैं खामोश बैठता नहीं हूँ, लेकिन जब ये बोलते हैं तो मैं खामोशी से सुन रहा होता हूँ। हाँ, मुझे भी बहुत कंट्रोल करना पड़ता है आपसे ज्यादा मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। नहीं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत मजे के होते हैं, मैं एंजॉय करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एफएमआर, थैंक यू वेरी मच अगेन एंड अगेन एंड अगेन। माय प्लेजर। और आते रहिएगा और हम आपको बुलाते रहेंगे। जरूर बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। जी मुमताज साहब, तो आप जो है किसी अपना लोकेशन का जिक्र कर रहे थे, कोई रोहतास फोर्ट के नाम से, कोई मैं आई डोंट नो कि मैं उसको सही तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ नहीं कर रहा। फोर्ट किला जी, फोर्ट रोहतास। अच्छा, फोर्ट रोहतास। हाँ, फोर्ट रोहतास। अच्छा। तो इसके बारे में फोर्ट रोहतास में बता देता हूँ, इसकी छोटी सी हिस्ट्री आपको बता देता हूँ जी। कि इट वाज बिल्ट इन 16th सेंचुरी, आई थिंक 1541 से ये बनना शुरू हुआ 1548 तक, ये 7-8 सालों में तकरीबन कंप्लीट हुआ। और अगेन द ग्रेट एम्परर शेरशाह सूरी ने बनाया, जिसने जीटी रोड बनाई थी कलकत्ता से लेके और पेशावर तक। सही। तो शेरशाह सूरी का तो नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल, किसने नहीं सुना। हमारी जीटी रोड जो है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड, हाँ, जिसपे आप जाते हैं इस्लामाबाद अपने पिंडी के लिए, पुरानी जो जीटी रोड है, ये जीटी रोड जो है ना ग्रैंड ट्रंक रोड थी, और ये शेरशाह सूरी ने तामीर की थी। तो 16th सेंचुरी में ये किला रोहतास जो है ये बनाया शेरशाह सूरी ने, और ये डिस्ट्रिक्ट झेलम में एक तहसील है दीना नाम सुना है मैंने। जब फिर लोग बोलेंगे कि जो जिस लोकेशन की बात करते हैं मुमताज साहब वहां पहुंचे हुए होते। इत्तेफाक की बात है आमिर के 2-3 दफा मैं बाय रोड गया हूँ, तो एक दफा मैं जा रहा था अपने, मेरे 2-3 कजन थे, मेरा छोटा भाई था,
सही। तो हम लोग वो मंगला और वो आजाद जो है ना अपने मीरपुर कश्मीर उस तरफ हमें जाना था, मंगला डैम भी देखने जाना था। तो जी। दीना जो है ना, अगर आप जीटी रोड पर ट्रेवल करें तो दीना तहसील जो है ना डिस्ट्रिक्ट झेलम में आती है, और जी। दीना जिस जगह पर है उससे अगर आप राइट साइड पे चले जाएं तो वो रास्ता जाता है मंगला को और आजाद कश्मीर की तरफ, मतलब वो मीरपुर शहर जो है इनका कश्मीर सही। का उसमें जाता है। और अगर सही। आप दीना शहर से लेफ्ट हैंड की तरफ तकरीबन 5 या 6 से 7 किलोमीटर अंदर चले जाए तो किला रोहतास है। अच्छा। तो इत्तेफाक सही। की बात है कि हम लोग लाहौर से ट्रेवल कर रहे थे, तो वो दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो दीना शहर में ही बिल्कुल बस स्टॉप के ऊपर उनका शहर था, अपना घर था। तो एक हमारे छोटे भाई के कुलीग थे, उन्होंने बोला यार खाना मेरे घर खाना, सही और है। उन्होंने कोई चावल की डिश बनानी थी, तो बोलने लगे यार जब तुम्हारे पहुंचने में 10 मिनट रह जाए, 15 मिनट दीना, तो तुम मुझे एक कॉल मार देना, तो मैं वो चावल क्योंकि ठंडे हो जाते तो दम दे दूंगा बरल। तो वो उन्होंने उनके हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर हम लोग बस उसमें से हमारे किसी ने कह दिया कि यार किला रोहतास देखना है मुझे। हमने चलो यार किला रोहतास देखना, कितनी दूर है? उन्होंने 5-6 किलोमीटर है। अच्छा आमिर, इसके लिए ये मशहूर है कि ये मगरिब के बाद जो है ना, मगरिब से पहले बंद कर देते हैं इसको, अच्छा। सही है। मगरिब से पहले बंद कर देते हैं इसको। हम्म। और क्योंकि आपको पता है पंजाब में जो सर्दियों में मगरिब है वो 5:30 बजे 5:15 बजे हो जाती है, हाँ, खौफनाक मगरिब होती है, सर्दी ठंड अपना। ठीक है ना। और आई थिंक इट वाज एंड ऑफ नवंबर या हम्म। बिगिनिंग ऑफ दिसंबर, ऐसे ही कोई दिन थे, सर्दियों के दिन थे। तो सही। वो 5:25 5:15 पे मगरिब हो जानी थी। तो हमने जब खाना वाना खा के हम फारिग हुए तो 5 बज चुके थे। सही है। तो हमने कहा यार वो गपशप हो गई, चाय पी लिए, 5 बज गए। तो उन्होंने कहा यार 5 बजे जब जाएंगे 5-7 किलोमीटर अंदर जाना है, वो बंद हो जाएगा। तो अगेन हम मीरपुर चले गए, फिर अगेन हम आए, तो फिर हम अगले दिन फिर दोपहर को गए। अच्छा इसमें आमिर, ये जो आप जगह देख रहे हैं ना इस वक्त जो तस्वीर में है, जी। ये गुम्बद वाली। इट्स कॉल्ड रानी महल। रानी रानी महल। महल। अच्छा। रानी महल। इसकी एक दो और भी तस्वीरें मैंने भेजी हैं, थोड़ी सी वो लाइट वाली है उसमें, ये ये देखो है। दूर से नजर आ रहे हैं। और एक जी। और भी तस्वीर है जिसमें कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं उसमें सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ना, हाँ हाँ हाँ, वो अभी देखी थी मैंने इससे पहले। हाँ। है ना, वो हाँ रानी मैंने महल है। अच्छा हम्म। रानी महल के बारे में ये है कि इसमें असल में किला रोहतास में ना 2-3 चीजें जो ऐसी हैं, ये आप देखें, जी जी। ये रानी महल की है। अच्छा मैंने किला रोहतास की बहुत ज्यादा तस्वीर नहीं भेजी, रानी महल की 4-5 तस्वीर भेजी, उसकी वजह है। अच्छा। किला रोहतास में 4 जगहें हैं, 4 प्लेसेस जो मशहूर हैं। एक तो रानी महल है, एक शाही सही है। मस्जिद है इसके अंदर, एक अच्छा। शीश महल है, और एक इसमें वेल है, कुआं, वो भी एक है मेरे ख्याल से, शायद यही वाला है। हाँ सही है। हाँ ये कुआं है कुआं इसमें। है। हाँ ये कुआं है। अच्छा अब इसमें 4 जगहों में से ना आमिर मशहूर ये है कि इसका जो रानी महल है ना वो जी। मोस्ट हॉन्टेड प्लेस फुली एक्टिव है। है। हाँ वैसे तो किला रोहतास जो है ना, आप किसी से पूछ लें, किसी से आई चैलेंज कि किला रोहतास का जब आप नाम लेंगे ना, तो किला रोहतास जो है ना वो पूरा का पूरा हॉन्टेड है। मगरिब होने से पहले पहले उसको बंद कर देते हैं, किसी विजिटर को अंदर नहीं जाने देते। और इसकी अगर आप गूगल करें या यूट्यूब पे आप इसकी वीडियोस देखें तो इसमें वीडियोस में भी बहुत सारे लोगों ने अपने जो है ना साथ होने वाले सच्चे वाकयात बताएं। तो मैं जब वहां पर गया तो मेरे साथ 2 कजन थे, मेरे छोटा भाई था। मैं उनसे बोलूं कि यार मैं मगरिब तक रुकूंगा, वो डर जाए। सही मैंने है। कहा यार ऐसा चलेंगे ना, दोपहर को चलेंगे ना, मगरिब तक घूमते रहेंगे उधर, क्या है मसला। मगरिब मैं चाह रहा था कि मगरिब हो जाए, शायद कोई साइटिंग हो जाए, शायद कुछ वाइब्स आ जाएं, शायद मुझे कोई फीलिंग्स आ जाएं। सही है। मैंने करते करते आमिर इसको जो है ना 5 तो बजा ही दिए ना, 5:15। उन्होंने फिर हाँ। बोला निकलो। वहां की जो सिक्योरिटी है और वो जो इंतजामिया, उन्होंने बोला भाई 5 बजे से वो खाली कराना शुरू कर देते हैं। उन्होंने निकलो, हमने कहा यार अभी आते हैं, हम इधर जा रहे हैं। अच्छा अब ये जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे मुनहसर है, इसकी हम्म। पूरी बाउंड्री वाल बाहर से बहुत बड़ी है, वो तो आप चल चल के पैदल थक जाएंगे। हम्म। लेकिन ये जो रानी महल का हिस्सा है और ये जो शीश महल का हिस्सा है, ये हम सब देख चुके थे। तो उन्होंने बोला कि आप बाहर निकलो। तो हम बाहर आके खड़े हो गए, लेकिन बाउंड्री वाल से बाहर नहीं आए। अब वो हमारे पीछे सिक्योरिटी गार्ड आया, उसने बाउंड्री वाल से भी बाहर आ जाओ भाई। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक बड़े साहब कुर्ता पहना हुआ और धोती बांधी हुई है, नीचे जो है ना तहमत जिसको बोलते हैं ना,
हाँ पंजाब में जो कल्चर है वो बांधी हुई है, हाँ और लंबा सा कुर्ता पहना हुआ और एक बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है, और वो हम्म, सामने से चला आ रहा है। तो हमने ये बोला कि यार ये हमको चौकीदार निकाल रहा है और इसको नहीं निकाल रहा है यार, हम्म, इसको क्यों नहीं निकाल रहा है? तो वो हमारे साथ कजन वगैरह थे, उन्होंने बोला यार यहाँ का लोकल होगा, ये तो इतना बड़ा इलाका है कि इसी के अंदर चौकीदारों के घर भी होंगे, छोटे छोटे क्वार्टर टाइप के, सही। तो वो तो हो सकता है कोई उन्हीं का वालिद हाँ हो या कोई रिश्तेदार हो जो हाँ चौकीदार, क्योंकि चौकीदार भी एक थोड़ी है, 15-20 चौकीदार हैं वहां पर रहते हैं जो, और वो कुछ फैमिलीज हैं जो वहीं पर रहती हैं करीब में। हमने बोला यार इसको निकालो। यकीन करो आमिर, मैंने उस सिक्योरिटी गार्ड से बोला, मैंने यार आप उनको तो निकाले तो हमें निकाल लो, हम इतनी दूर से आए देखने के लिए। तो वो मुझे बोलता किसको नहीं निकाल रहे हो यार, आप ही तो रह गए आखिरी, अब और कौन है? मैंने बोला यार ये चचा जो फिर रहे हैं, और जो मैंने पढ़ के देखा वो चचा गायब, वो बच्चे का। मैंने यार अभी तो हाथ पकड़े जा रहे थे। बोले यार साहब क्या बात कर रहे हैं आप, कौन है इधर? आप ही लोग हैं, मैं आप ही के पीछे पीछे फिर रहा हूँ, आप बोल रहे बार बार हम कराची से आए, हमें यार थोड़ी देर और देखने दो। तो यकीन करो, अब वो मुझे, मैं नहीं कह रहा ये बात के खुदा ना खास्ता वो कोई जिन थे या कोई गैर मरई मखलूक थी, लेकिन ऐसा हमारे साथ हुआ कि हमने उनको बोला, वो इंसान थे बिल्कुल, एक बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था उन्होंने, और लंबे से कत्ते कुर्ता पहना हुआ था, तहमत बांधा हुआ था, और वो घूम रहे थे। अच्छा मजे की बात ये है कि वो कोई विजिटर भी नहीं लग रहे थे, मतलब कहीं लोकल और लग से रहे थे, लोकल लग विजिटर रहे थे। जाता है ना, तो वो कोई जॉगर पहने होता है, कोई जीन्स पहने होता है, कोई लेडीज होती है उनके साथ हुलिया बच्चे डिफरेंट बड़े, होता है। हाँ हुलिया हुलिया डिफरेंट डिफरेंट। होता है बिल्कुल। तो वो तो वहां के लोकल लग रहे थे कि मतलब उनके तो हाथ में बस बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था, ना कोई कुछ भी नहीं। तो मैंने लगा यार ये तो यहाँ पर रहने वाले होंगे। बोला आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं, यहाँ पर कौन है? यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। तो किला रोहतास मैंने खुद विजिट किया, मैंने खुद देखे, और आप बड़ी हॉन्टेड जगह है, पूरा का पूरा किला हॉन्टेड है। नहीं, आई कैन इमेजिन ये कि रात में जब ये लाइट खत्म हो जाती होगी तो ये कितना खौफनाक हो जाता होगा ये। बहुत पूरा किला रहा, और वहां तो डे लाइट में साइटिंग होती है। शीश हाँ महल में, उनके शीश महल में उनका जो वेल है ना, एक कुआं है, वो उसमें, रानी महल में। ये तो देखने से ही हाँ हॉन्टेड लग रहा है ये तो। ओ भाई, ये तो तस्वीरें कुछ भी नहीं है आमिर। आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप गूगल पे जाएं और इसकी तस्वीर निकालें सही 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 सही। पूरी बड़ी, तो फिर आप देखिएगा। तो ये हमने कहा चलो आज एक लोकेशन करते हैं, ये और फैसिलिटी इंशाल्लाह हम आइंदा भी जो है ना वो कोशिश करेंगे कोई ना कोई एक लोकेशन के बारे में आपको बताएं, चाहे वो हमारे शहर की हो, चाहे हमारे बिल्कुल, प्रोविंस की हो, चाहे हमारे मुल्क की हो, दुनिया में चाहे कहीं की पूरी भी हो, दुनिया में कहीं हॉन्टेड। की हो। हाँ हॉन्टेड हो, हाँ बस हॉन्टेड हाँ, हो। वांटेड हो। तो हमने कहा चलो मैं आपको इसके किला रोहतास के बारे में बताऊं, क्योंकि मैं खुद विजिट कर चुका हूँ इसको। सही 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 सही। जी नहीं, आमिर। बड़ी बड़ी जबरदस्त। और इसकी सबसे अच्छी चीज पता है कि आपने हॉरर बताते हुए जो है ना, एक हमारी हिस्ट्री भी कवर कर ली। आपने शेरशाह हाँ सूरी का बिल्कुल। भी बता दिया, जीटी रोड का भी बता नहीं दिया। वेरी वो गुड। जरूरी होता है आमिर। देखो ना, अगर आप किसी चीज के बारे में आप बता रहे हो तो उसकी छोटी सी हिस्ट्री, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कोई बहुत कुछ बता दिया, और ये मैंने कोई लिख के नहीं निकाला, मुझे याद था ये, मुझे पता था। बिल्कुल बिल्कुल। शेरशाह सूरी के बारे में मुझे पता था। अब किसी को यही नहीं पता होगा शेरशाह सूरी किस जमाने में आया था। भाई ये 16th सेंचुरी में, जब जहीरुद्दीन बाबर का बेटा हुमायूं, जहीरुद्दीन बाबर ने तो बड़ी अच्छी हुकूमत की, मुगल फर्स्ट एम्पायर ऑफ मुगल, लेकिन जब उन्होंने उनका बेटा पैदा हुआ हुमायूं, तो हुमायूं वाज वेरी वीक, और वो बीमार हो गया था। और जब इतना बीमार हो गया था कि जहीरुद्दीन बाबर जो है ना रात को बैठ के रोता था, ये हिस्ट्री है। और किसी ने कहा था उसके गिर्द मतलब चक्कर लगाओ, और पूरी पूरी रात इबादत में गुजारता था, किसी तरीके से उसकी नस्ल, उस जमाने में ये बड़ा होता था हमें कि किसी तरह से नस्ल आगे चल जाए, ताकि अपनी जो किंगडम है ना उसको आगे बढ़ा सके, तकवीयत मिले। हाँ तक नहीं आगे, मतलब वो आपका अगर बेटा नहीं होगा तो बादशाह का वलीयत है तो ना। हाँ वलीयत है ना वलीयत वो। कौन बनेगा? हाँ सही तो बात। वो बीमार बहुत रहता था हुमायूं जो है ना। और फिर जब खैर वो उसको अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, वो बच गए, तो उन्होंने फौरन जब हुमायूं को हुकूमत मिली, तो मुगल एम्पायर में हुमायूं वाज वेरी वीक एम्पायर, वेरी बहुत ही कमजोर बादशाह था। सही। तो वो शेरशाह सूरी ने जो है ना इनसे हुकूमत ले ली। देन अगेन फिर शेरशाह सूरी ने कुछ हुकूमत, फिर जब अगेन जब हुमायूं का बेटा अकबर आया, तो फिर वहां से फिर आपको पता है फिर अकबर आजम से तो मुगल जो है ना शुरू हो गए। फिर अकबर आया, अकबर का बेटा जहांगीर, फिर जहांगीर का बेटा शाहजहां, फिर शाहजहां का बेटा औरंगजेब आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर का बेटा है अपने बहादुर शाह जफर, और फिर करती आपके घर वाले आ गए हमारे इंडिया में। मेरी कंट्री वाले आ गए। तो चले आपकी एंडिंग स्टोरी की तरफ।
क्योंकि हाँ, स्ट्रीम एंडिंग बहुत लंबी स्टोरी। होती जा रही है। हाँ, एंडिंग स्टोरी जो है 2 स्टोरीज मैंने पिक करी हैं, और ये कि वही सेम है अपना, मैंने यूरोपियन तो वो दोनों स्टोरीज पढ़ेंगे पिक करी। आप? वो दोनों दोनों ही पढ़ेंगे आप? स्टोरीज हैं जी हाँ, वो दोनों स्टोरियां हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी, फिर अपना स्ट्रीम एंड करेंगे। चले पढ़े फिर, क्योंकि फिर चल ये लेंदी होता जा रहा है सचिन। चल। लास्ट हैलोवीन तकरीबन 1:25 रात के, मैं तकरीबन नींद की वादियों में खो गया था और मैं कंबल ओढ़े सो रहा था। उस दिन काफ़ी कोल्ड था, तो मैंने सोचा कि आज आराम से सो के सुबह काम पे जल्दी उठ के जाया जाए। तकरीबन कोई 1:30 बजे के करीब घर की बेल बजती है। मैंने कंबल से सर बाहर निकाला और मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं नहीं खोलने जाऊंगा, इट्स टाइम टू इग्नोर करो उसको। मगर फिर ये हुआ कि वो डोर बेल कंटिन्यूअस बजना शुरू हो गई। मैं नीचे आया और मैंने नीचे आके देखा कि बाहर कोई रोशनी नहीं थी, हालांकि मेरे पास सेंसर वाली लाइट थी बाहर, और अगर कोई बाहर खड़ा होता था तो वो सेंसर वाली लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती थी। बहरहाल मैंने अनलॉक करा डोर और बाहर खोला दरवाज़ा, तो मैंने एक बच्चे को देखा। वो बच्चा नेटिव अमेरिकन था और उसने नेटिव अमेरिकन कपड़े भी पहने हुए थे, लेदर की पैंट, लेदर की शर्ट, जैकेट टाइप, और उसकी गोद में एक बैग लटका हुआ था उसके गले से, जिसके अंदर ऐसा लग रहा था कि टॉफियाँ वगैरह, कैंडीज वगैरह हैं हैलोवीन की ट्रीट की। मैंने उसकी तरफ बड़ी हैरत से देखा कि 1:30 बजे के टाइम ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर मैं बाहर निकला और मैंने बाहर निकल के इधर उधर साइड में देखा कि उसके साथ कोई और ग्रुप हो बच्चों का या उसके पेरेंट्स हों, मगर मुझे कोई नज़र नहीं आया। क्योंकि मौसम बड़ा ठंडा था, मैंने उसकी उंगली पकड़ी और उसको अंदर लेके आया, और उसको अंदर ले आके मैंने काउच पे बिठाया। काउच पे बिठाने के बाद मैंने उसको मेंशन करा कि मेरे पास तो कोई इस तरह की ट्रीट्स वगैरह नहीं है, लेकिन इफ़ ही लाइक्स मैं उसको हॉट चॉकलेट बना देता हूँ। तो मैं ये कह के उठा, जाके मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और उसके लिए हॉट चॉकलेट बनाई, और हॉट चॉकलेट बना के लाके उसके सामने रख दी। मगर एक हैरत की बात ये थी कि इस तमाम असना में उसने कोई बात नहीं करी थी। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा तो वो खाली टीवी की तरफ देखे जा रहा था और कुछ बोल नहीं रहा था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि हॉट चॉकलेट पी लो, मगर ज़रा ख्याल से कि ये काफ़ी गर्म है। तो उसने मेरी तरफ देखे बगैर मुझे बोला कि मैं हॉट चॉकलेट नहीं पीता। मुझे बड़ा हैरत का झटका लगा कि ये कौन सा बच्चा है जिसको हॉट चॉकलेट नहीं अच्छी लगती। फिर मैंने अपना इंटेरोगेशन मोड ऑन करा और मैंने उससे पूछा कि वो इतनी रात को मेरी विसिनिटी के अंदर क्या कर रहा है, क्या वो खो गया है, क्या उसके माँ बाप आसपास कहीं पे हैं, या उसके कोई दोस्त, उसके बहन भाई वगैरह आसपास कुछ हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो 12 साल का बच्चा, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं किसी चीज के अंदर खोया हुआ है। बहरहाल तंग आकर मैंने ये डिसाइड करा कि मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। मैंने पुलिस को कॉल करी, वहाँ ऑपरेटर ने उठाया और उसने 911 पे मुझे ये बोला कि क्योंकि आज हैलोवीन है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग बाहर निकले हुए हैं, उसकी वजह से हम लोग बहुत बिजी हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है या काफ़ी टाइम भी लग सकता है, आप बच्चे को अपने पास रखें, जैसे ही कोई गाड़ी अवेलेबल होगी वो आपके घर पे आ जाएगी। मैंने उनको अपना एड्रेस दिया और मैं जाके वहाँ बच्चे के पास बैठ के इस तमाम असना के अंदर मैं कॉफ़ी पीता रहा और देखता रहा कि वो क्या कर रहा है, मगर वो मूव ही नहीं कर रहा था। वो एक ही जगह बैठा हुआ था और उसकी आंखें जो थी वो टीवी की तरफ थी, बंद टीवी की तरफ देखे जा रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे अपने पोर्च के अंदर गाड़ी की आवाज़ आती है और दरवाज़ा नॉक होता है। जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो वहाँ पे 2 पुलिस ऑफिसर होते हैं और वो अंदर आते हैं
वो मुझसे पूछते हैं कि क्या मसला है। मैं जब उनको तमाम चीज़ें बताता हूँ तो बच्चे की तरफ जाते हैं, वो बच्चे से पूछगछ करते हैं, लेकिन बच्चा उनको भी कुछ नहीं बताता। बहरहाल फिर वो लोग ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि आया इसको स्टेशन लेके जाया जाए, वहाँ पे रखा जाए, ताकि अगर कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट हो तो उन लोगों से कांटेक्ट करा जाए। हैरत की बात ये थी कि अब तक किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी बच्चे के घूमने की इत्तला नहीं आई थी, तो वो लोग इसलिए भी थोड़े से पजल थे। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो उसको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले चलते हैं और उसको वहाँ पे रखेंगे, और फिर ये चीज़ जो है सुबह देखेंगे कि अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आती है गुमशुदगी की तो उनसे कांटेक्ट किया जाए या फिर इसका केस फॉरवर्ड करा जाए। अभी वो ये डिसाइड कर ही रहे थे कि उनको रेडियो पे एक मर्डर की कॉल आती है कि 113 चेस्टनट एवेन्यू में किसी पॉल और लिंच नाम की औरत का कत्ल हो चुका है। ये सुनना था तो मेरे तो पाँव तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि पॉल और लिंच मेरे पड़ोसी थे और मैं 115 चेस्टनट एवेन्यू में रहता था। तो ये जो मर्डर हुआ था ये मेरे पड़ोसियों का था। बहरहाल वो लोग मुझे ये कह के घर से बाहर चले गए कि हम लोग जो हैं उस घर में जा रहे हैं, क्योंकि बैकअप भी आ रहा है। हम पहले वो इन्वेस्टिगेट करें, आप इस बच्चे को तब तक अपने पास रखें, हम फिर बाद में आते हैं और इसको लेके चले जाते हैं। पॉल और लिंच जो है वो इस जगह पे डेकेड से रह रहे थे और वो बेसिकली क्यूरेटर थे लोकल म्यूज़ियम के, और उन लोगों के पास काफ़ी सारी ऐसी आर्टिफैक्ट्स और इस तरह की चीज़ें घर पे हुआ करती थी। तो मैं यही अज्यूम कर रहा था कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि उनका मर्डर किसी आर्टिफैक्ट या किसी ऐसी चीज़ के पीछे हुआ हो। बहरहाल मैं अंदर आया, दरवाज़ा बंद करा और बच्चे के पास आके बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी थी, वो बच्चा खड़ा हुआ, उसने अपना बैग मेरी तरफ बढ़ाया और अपना बैग मेरी तरफ बढ़ा के बोला कि इसको खोलो। हैरत अंगेज़ बात ये थी कि वो अब बच्चे की आवाज़ नहीं थी, वो एक किसी मिडिल एज मैन की आवाज़ थी और बहुत भारी आवाज़ थी। मैंने चौंक के उसकी तरफ देखा, मैंने उसके हाथ से बैग लिया। मैंने जब बैग खोला तो उसके अंदर एक डैगर नाइफ थी जो कि हाथी दांत से बनी हुई थी और कुछ आर्टिफैक्ट्स थे। मैंने हैरत से उस बच्चे की तरफ देखा तो उसमें से फिर वही मर्दाना आवाज़ आई कि हाँ, हम लोगों ने ही इसको मारा है, क्योंकि इसके पास हमारी ये चीज़ें थी और इन चीज़ों के बगैर हम लोग कोई रिचुअल नहीं कर सकते अपना। हमने इनको समझाया भी था कि ये चीज़ें हमें वापस कर दो, मगर ये लोग मान नहीं रहे थे। फिर उसके बाद उसने मुझको एक एड्रेस बताया कि ये चीज़ें वहाँ तक पहुँचा देना, और उसके बाद उसकी बॉडी जो है वो हवा में तहलील हो गई और कपड़े नीचे रख पे गिर गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे कपड़ों के दरमियान से वो बॉडी हवा में तहलील हो गई है। मैं हक्का बक्का ये सब मंजर देख रहा था और मुझको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं देख क्या रहा हूँ। मैं कंफ्यूज था, मैं डरा हुआ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। बहरहाल मैंने बैग साइड पे रखा और वहीं पे काउच पे बैठ गया। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद पुलिस वाले आए और उन्होंने बताया कि मेरे पड़ोसियों का मर्डर हो गया है और कुछ आर्टिफैक्ट्स भी गायब हैं। ये बर्गलरी का कोई केस है, डकैती का। बहरहाल मुझे तो ये सब चीज़ें पहले से ही पता थी, वो बच्चा मुझे सब बता गया था। तो उसके बाद जो है उन्होंने पूछा कि बच्चा कहाँ है, तो मैंने कहा कि उसके पीछे उसके वालिदैन आए थे, उन्होंने दरवाज़ा नॉक करा था, उस बच्चे ने उनको पहचान लिया था, वो उसके वालिदैन थे, तो वो उनके साथ चले गया। पुलिस ऑफिसर ने भी अपने कंधे झटके और मुझको CU कह के बाहर निकल गया। मैंने इस वक्त टाइम देखा तो सुबह के तकरीबन 6 बज रहे थे। मैंने कंप्यूटर खोला और लोकेशन के ऊपर वो एड्रेस डाला जो उस बच्चे ने मुझको बताया था। अभी मेरी जॉब स्टार्ट होने में 2 घंटे बाकी थे, मगर मैंने सोचा कि आज की जॉब स्किप करके ये चीज़ें जो हैं उन लोगों तक पहुंचाई जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझको भी नुकसान हो जाए। आखिरकार ये चीज़ें उन लोगों तक तो पहुंचानी ही थी
जिनसे इनका ताल्लुक था। हैलोवीन के टाइम पे मेरे टाउन के अंदर एक अबेंडन मेंटल हॉस्पिटल था जो कि बहुत बड़ा था, जो कि भर जाता था टीनेजर्स से, ग्राफ्टियों से और जंकियों से, जो कि वहाँ पे आके मैस करते थे, सिली थिंग्स करते थे और ड्रग्स वगैरह करते थे। इसी तरह से एक हैलोवीन में मैं, मेरा दोस्त रूई और मेरा एक और दोस्त काल, हम तीनों ने डिसाइड करा कि हम लोग भी इसी तरह से टाउन को एक्सप्लोर करने जाएंगे। हम लोगों का प्रोग्राम बना कि हम लोग जो है इसी हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे और इसी हॉस्पिटल में जाके इसको एक्सप्लोर करेंगे। हैलोवीन का मौसम था, अराउंड हर तरफ स्पूकीनेस फैली हुई थी, ठंडक थी, चिलिंग नाइट्स थी, तो हमने कहा व्हाई नॉट। घूमते घामते जब हम लोग उस हॉस्पिटल के पास पहुंचे तो हमने देखा वहां पे सिक्योरिटी लगी हुई है, और एक और चीज भी थी कि जितनी भी अबेंडन जगहें थी टाउन में वो सब जो है बैरिकेड कर दी गई थी कार्बन स्टील बार से, ताकि कोई उनके अंदर घुस के कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर सके। हम लोगों की हैरत की इंतहा न रही, लेकिन हम तीनों जो थे वो परसिस्ट थे कि हम लोगों ने जो है इस प्रॉपर्टी के अंदर घुसना है। बहरहाल हम लोगों ने इधर उधर देखा, जहाँ पे सिक्योरिटी ना मिली हम लोग फेंस पे चढ़े और अंदर कूद गए। अंदर कूदने के बाद रोई को एक विंडो ऐसी मिली जो कि बैरिकेड नहीं थी स्टील से, मगर वहां पे बोर्ड लगा हुआ था। हम लोगों की आंखें चमक गईं। हम लोगों ने सिक्योरिटी से बचते बचाते उस खिड़की के पास जाने का फैसला करा। हम लोग कूदे, वहां पहुंचे और वो बोर्ड तोड़ा और हम लोग अंदर घुस गए। सिक्योरिटी से बच के जब हम लोग अंदर कूदे तो हमारी हैरत की इंतहा न रही। अंदर हर तरफ जंक डेबरी फैली हुई थी, और ये बात हैरत की नहीं है, क्योंकि जब एक कोई अबेंडन जगह होती है तो वहां पे यही हाल होता है। कॉल जो है अपने साथ कुछ स्प्रे पेंट्स लेके आया था अपने बैकपैक के अंदर। उसने अपनी फ्लैशलाइट निकाली और वो अपनी कार्रवाई में स्प्रे करने में लग गया, ग्रेफ्टी करने में लग गया। एक चीज़ जो वहाँ थी, वहाँ पे पिच ब्लैक था, इंतहाई डार्क था और इंतहाई साइलेंट था। हम लोग घूमते घुमाते हॉलवेज वगैरह से इधर उधर घूमते हुए सीढ़ियों की तरफ आए और इवेंचुअली हमको सीढ़ियाँ मिल गईं। हम लोग वहाँ से ऊपर चढ़ते हुए 6th फ्लोर की तरफ चले गए। उसके ऊपर सिर्फ एक ही फ्लोर और था, मगर वहां पर सीढ़ियां नहीं जा रही थी। तो हमने फैसला करा कि कोई ऐसी स्टेज वगैरह ढूंढी जाए जिसको हम कनेक्ट करके उस फ्लोर तक पहुंच सके जो सबसे ऊपर था। सडनली नीचे से एक लाउड बैंग की आवाज आई और हम लोगों ने अपनी फ्लैशलाइट एकदम से नीचे की तरफ करी, मगर कॉरिडोर इतना बड़ा था कि हमारी फ्लैशलाइट भी सही तरह से काम नहीं कर रही थी। हम लोगों को कुछ भी नज़र नहीं आया क्योंकि बहुत बड़ा स्पेस था। हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्टेंस रख के अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करी कि इन केस अगर सिक्योरिटी हुई तो हमारी पकड़ाई ना हो जाए। बहरहाल हम लोग मोहतात होके चीज़ें इधर उधर देखने लगे। सडनली मैंने रियलाइज़ करा और मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वुडन दीवार के अंदर एक सुराख हुआ है और वहाँ से एक गर्दन निकली हुई है और हमारी तरफ देख रही है। जब उस सर ने मुझे देखा कि मैं उसको नोटिस कर चुका हूँ तो वो एकदम से अंदर की तरफ डिसअपीयर हो गया। मैंने वहीं से आवाज़ लगाई कि कौन है। मेरे दोस्तों ने मेरी तरफ देखा और हम लोग उस तरफ गए और उस सुराख से पीछे की तरफ झांका तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मेरे दोस्त समझे कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वो मेरी तरफ मुड़े और बोला कि दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर अ जोक, इस टाइम मजाक मत करो, क्योंकि वहाँ के अंधेरे और वहाँ की खामोशी और उस बिल्डिंग के साइज की वजह से हम तीनों पे थोड़ा सा खौफ तो तारी था। उस सुराख के पीछे मुझे एक नैरो ब्रिज नज़र आया जो कि बिल्डिंग के दूसरी तरफ कनेक्ट कर रहा था और उसके नीचे एक ड्रॉप था। मैंने कहा कि मैं यहाँ पे चढ़ता हूँ और इस ड्रॉप में कूदता हूँ। मेरे दोस्तों ने बोला कि ओके सही है, हम लोग नीचे जाते हैं और हम लोग नीचे जाके इस तरफ से आते हैं। मैं वहाँ पे चढ़ा और अभी मैं हाफ वे ही था
मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे शूज़ को ग्रैब कर लिया है। पहले तो मैं समझा कि ये मेरे दोस्त ही हैं, लेकिन देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे दोस्त तो नीचे जा चुके हैं। और फिर अचानक से जिस चीज़ ने मुझको मेरी टांगों से ग्रैब करा था, उसने मुझको नीचे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। वो इतनी ताकत से खींच रहा था कि मुझको अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा था। अचानक मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया, इतनी ज़ोर ज़ोर से कि मेरी चीखों की आवाज़ पूरी बिल्डिंग में जा रही होगी। मेरे दोस्तों ने जब मेरी इन चीखों की आवाज़ सुनी तो वो भागते हुए मेरी तरफ आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। तो मैंने उनको बताया कि किसी ने मेरी टांग पकड़ी हुई है। अचानक वो टांग उस शख्स ने या उस एंटिटी ने छोड़ दी और मैं फ्री हो गया। मेरे दोस्तों ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर खींचा। फिर हम लोग तीनों ने जब फ्लैशलाइट नीचे मारी तो उस स्पेस के अंदर किसी भी एस्केप की जगह नहीं थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर कोई बंदा मुझे नीचे से पकड़े तो वो वहां से एस्केप कर जाए। एस्केप का सिर्फ एक ही होल था जिसकी तरफ मैं खड़ा हुआ था। तो ये पॉसिबल नहीं था कि जिसने मुझे नीचे से पकड़ा हो वो नीचे से कहीं से निकल जाए। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रूम बॉक्स है या कोई टंकी है। मुझको इस चीज़ का अंदाज़ा तो हो गया था कि वो जो कुछ भी था वो मजाक नहीं था। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो मजाक कर रही थी। जो भी चीज़ थी उसने मुझे पकड़ा था और वो मुझे पकड़ के नीचे खींच के ले जाना चाहती थी। हम लोग बाहर जाके सिक्योरिटी गार्ड्स को भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि उस सूरत में हम पकड़े जाते और वो हमारे पेरेंट्स को कॉल कर देते और उसकी वजह से हम लोगों का ठीक ठाक सत्यानाश हो जाना था। हम तीनों ने डिसाइड करा कि जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से वापस चलते हैं और हमने वही किया और करीब की एक पार्किंग लॉट के अंदर जाके हमने पूरी रात गुजारी। मज़ेदार बात यह है कि तकलीफ़ की वजह से जब मैंने अपना जूता उतारा तो मेरे पाँव पे हाथों के निशान थे, मगर वो किसी इंसानी हाथ के नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वो 3 उंगलियां थीं, जैसे किसी ने 3 उंगलियों से मुझको ग्रैब करा हो। ये मेरी हैलोवीन का किस्सा था जो कि मेरे साथ हुआ। उसके बाद से आज तक मैंने हैलोवीन पे बाहर निकलना छोड़ दिया। जी मुमताज साहब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त, बहुत तो जबरदस्त। जहां तक मुझे समझ आई और जहां तक और आपने हैलोवीन को पूरा जो है ना पूरा वो अब मतलब हाँ, जो एफएमआर बता के गए थे आपने स्टोरी में डिस्कवर मतलब कवर कर दिया। सॉरी कवर कर दिया। हाँ, वो कवर कर दिया इवेंट्स आपने। है, इवेंट्स थे जो कि कवर हो इवेंट गए। से हाँ हाँ बिल्कुल। 12 तो लेके एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा हाँ, हैलोवीन का। एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। और ये कि आई होप कि हर किसी को जो है हमारी ये आज की जो है डिस्कशन चैट जो है ये पसंद आई होगी। और वंस अगेन मैं सबको बोलूंगा कि alammumtaz255@gmail.com, प्लीज शेयर योर जी स्टोरीज। और अगर आपने वॉइस टेप जी शेयर करना है तो हाँ 004478384004 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हम्म इन दोनों के ऊपर आप जाके प्लीज हमसे शेयर करें। आपका कंटेंट जो है हमारे पास आपकी अमानत है, और अगर आप चलाना चाहते हैं तो हम उसको रिस्पेक्ट देंगे और हम उसको चलाएंगे। जी मुमताज साहब। बस आपने ईमेल एड्रेस भी बता दिया, रिक्वेस्ट भी कर ली और मैं कमेंट बॉक्स की बात कर रहा था तो बहुत मैंने भी सबसे रिक्वेस्ट कर ली थी। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस चीज की मुझे थोड़ी सी शिकायत है अपने लिसनर से व्यूअर से वो ये कि वो सेंड करने में कुछ कंजूसी कर रहे हैं। इसीलिए मैंने अपना ईमेल भी दे दिया alamumtaz255@gmail.com। आप जो है ना भेजने में सुस्ती ना करें, बिल्कुल जल्दी से जल्दी अपनी ईमेल्स अपने साथ होने वाले सच्चे वाकयात स्टोरीज जल्द अज जल्द हमको सेंड करें। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला आ- हम सबको सेहत के साथ लंबी जिंदगी अता फरमाए और हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। See you at next episode of Spooky Haunted Tale. Sleep tight. अल्लाह Allah हाफिज। Hafiz. Allah Hafiz.